SBI का जो हमारा पहला सेट था बउआ जी, ये 2018 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो आज इसका डिस्कशन है। उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग पहले बना लिए होंगे। जो लोग सेट नहीं बनाए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से पहले सेट डाउनलोड कर लेंगे, पहले सेट को सॉल्व कर लेंगे। अगर एक दिन पहले सेट चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न इंग्लिश, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सेट एक दिन पहले मिल जाएगा। सेट को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन को देखिए, मार्क्स को मैच कीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात है बुआ जी, अप्रोच देखिए कि अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अप्रोच सीखना। और चूंकि 30 क्वेश्चन हैं, डिस्कशन लंबा जाने वाला है और पूरे डिस्कशन को देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप कुछ ना कुछ बेहतर सीखिएगा। तो बिना समय गंवाए पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है हमारा पैसेज का। बउआ जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को ठीक से सीखना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बउआ जी, ये है एक लंबा चौड़ा तगड़ा बढ़िया सुंदर सा हेल्दी पैसेज हमारे पास। अच्छा, इस पैसेज को आपने क्या किया होगा? पढ़ा होगा, पूरा पढ़ा होगा, पढ़ के बनाए होंगे। ठीक है, अब जैसे अप्रोच को सीखिए। ठीक है, ध्यान से देखा जाए। अब इस पैसेज को आप इजीली देखिए। इस पैसेज में हमारे पास कोई डाटा नहीं है, एक ही पैराग्राफ है। समझिएगा, जब पैसेज में डाटा होता है तो अप्रोच अलग होता है, जब पैसेज में मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं तो अप्रोच अलग होता है। ठीक है, और इस पैसेज में ऐसा कुछ हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनिशियली चीज़ों को पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। ठीक ठीक है, लिख लीजिएगा। इनिशियल 2 लाइन्स, 2 लाइन्स या 2 सेंटेंसेस कहने का बउआ जी अर्थ है 2 फुल स्टॉप। लास्ट 2 to 3 लाइन्स या सेंटेंसेस। लाइन्स या सेंटेंसेस कहने का बउआ जी अर्थ होता है फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, हाइफन। ये जितने भी पंक्चुएशन हैं इनको बीच में ध्यान में रखना है। समझिएगा, पैसेज का मूल मैं आपको दे रहा हूं, उसमें कुछ लिखना नहीं, बस समझना है। शुरुआत के 2 लाइन या 3 लाइन, 2 लाइन मिनिमम किसी भी पैसेज के पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा भी हो तो शुरुआत का 2 लाइन पढ़िएगा, वो अंदाजा लगता है पैसेज किस बारे में है। लास्ट के 2 या 3 सेंटेंसेस को पढ़ना है। यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और कंक्लूजन का अंदाजा लगता है। और लाइन के बीच में जहाँ भी आपको इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, हाइफन या कोई भी एक्स्ट्रा पंक्चुएशन दिख रहा है फुल स्टॉप या कॉमा के अलावा, वहाँ जरूर पढ़िएगा। जो बोल्ड लेटर्स होते हैं उनके आसपास एक सेंटेंस को जरूर पढ़िएगा। इतने ही पॉइंट्स को पढ़ना है। रीडिंग स्किल क्या होता है? रीडिंग स्किल बउआ जी यही होता है कि कम चीज़ों को पढ़ के हम लोग ज़्यादा अनुमान लगा लें। चीज़ों को कम पढ़ें और ज़्यादा अनुमान लगाएं। पहले बात को ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम बच्चे जो परेशान होते हैं वो परेशान इसलिए होते हैं कि वो पूरा पैसेज पढ़ते हैं। पूरा जब वो पैसेज पढ़ते हैं तो उनको उसके कुछ वोकैब में प्रॉब्लम होता है। जब वोकैब में प्रॉब्लम होता है तो उनके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, और जब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है तो वहीं पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इतना लफड़ा हम लोग को नहीं लेना है बउआ जी, ध्यान से समझिएगा। रीडिंग स्किल क्या कहता है? रीडिंग स्किल कहता है कि चीज़ों को कम पढ़िए, अपने काम की चीज़ को उसमें से निकाल लीजिए। तो हम लोग अपने काम की चीज़ को निकालेंगे, पढ़ाई को देखते हैं, बस अप्रोच सीखिएगा बउआ जी। मेन मुद्दा है कि आप लोग अप्रोच कैसे सीखिएगा, अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले ये हमारे पास लंबा चौड़ा तगड़ा सा पैसेज है। अब पैसेज में इनिशियली और फाइनली ऐसे ही आप कोई भी चीज़ पढ़ लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन देखिएगा। पहले कभी भी पैसेज सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन आपको देख लेना होगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लिया जाए बउआ जी। चलिए क्वेश्चन को पहले देखते हैं और ध्यान से देखा जाएगा क्वेश्चन कैसे देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को समझ के सीखना है। दिख रहा है, पूरा स्क्रीन आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहले देखा जाए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा क्वेश्चन है। ध्यान से देखा जाए। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओशियन बेसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू मूव द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। मुझे वर्ड ढूंढना है ट्रेडिशनल व्यू।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पूछ रहा है, मतलब इसके अनुसार, मतलब जहां ट्रेडिशनल व्यू मिलेगा वहां से क्वेश्चन आएगा। ध्यान से माइंड में ये वर्ड आना चाहिए ट्रेडिशनल व्यू, कहीं इसको साइड में नोट कर लीजिएगा, जहां आपकी इच्छा हो इसको सीधे तौर पे आप नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ लिख लीजिएगा ट्रेडिशनल व्यू। ये काम आप एग्जाम में रफ सीट में भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल व्यू नोट कर लिए पहला क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कह रहा है बउआ जी, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अच्छा बउआ जी, ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, 2 मिनट का समय दिया जाए। इट कैन बी इन्फर्ड, इन्फर्ड का अर्थ होता है बउआ जी अनुमान लगा लेना। तो जब आपको अनुमान लगाने की बात आएगी तो कुछ चीज़ों को समझना होगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको लास्टली सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाना है, बहुत आराम से बनेगा, इस पर स्टार लगा लीजिए। जब भी इन्फरेंस पूछे या आप क्या समझते हैं या लेखक क्या कहना चाहता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अप्रोच अलग हो जाता है। ठीक है बउआ जी, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बउआ जी, ध्यान से देखा जाएगा। आपके पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, दिख रहा है। चलिए, द ऑथर रेफर्स टू अ कन्वेयर बेल्ट। मुझे ये वर्ड चाहिए, मुझे चाहिए कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तुरंत हम लोग जाएंगे और हम लोग यहाँ पे 2 नहीं 3 पे लिख लेंगे कन्वेयर बेल्ट। ठीक है बउआ जी, ये रफ सीट पे काम करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, द ऑथर रिगार्ड्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द ओशियंस विच। जहां से पहला क्वेश्चन मिलेगा वहीं से फोर्थ क्वेश्चन मिलेगा, जहां से पहला मिल जाएगा वहां से फोर्थ क्वेश्चन मिल जाएगा, यहीं पे फोर्थ लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन के अप्रोच को देख रहा हूं। जहां से पहला क्वेश्चन बनेगा वहीं से फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मुझे यहां भी क्या दिख रहा है, ट्रेडिशनल व्यू। बस यहां पे एक वर्ड मिला है द ऑथर रिगार्ड, मुझे ऑथर का व्यू चाहिए, ऑथर का व्यू चाहिए, ऑथर रिगार्ड। तो जब तक किसी लाइन में ऑथर का व्यू नहीं मिलेगा मैं ढूंढूंगा इसको। समझिएगा ध्यान से मैं जो बात बोल रहा हूं, एक एक बात को समझिएगा। 5वां में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय प्लेट दैट इज ग्रोइंग ऑन बोथ साइड। अब देखिए इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एक पूरा सेंटेंस है ग्रोइंग ऑन बोथ साइड। यहां पे मुझे ऐसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। जब क्वेश्चन में कोई वर्ड नहीं मिलेगा तो मैं ऑप्शन से वर्ड तलाशूंगा। ऑप्शन देखा जाए, आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन लिखा है बउआ जी द पैसिफिक ओशन, द सी ऑफ जापान, द साउथ अटलांटिक, द नॉर्थ सी, द गल्फ, द मैक्सिको, द साउथ ब्रिज। आप देखिए ये सभी कोई नाम है और ये कैपिटल से लिखे हुए हैं, ये ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। मुझे कोई नाम ढूंढना है, कैपिटल में ढूंढना है, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। मैं फिर से सारे पॉइंट्स को आपको बतला रहा हूँ, ध्यान से देखा जाएगा बोझ, एकदम ध्यान से पहले समझिएगा, समझना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात मैंने कहा कि क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन को जब हमने देखा तो हमने वर्ड निकाल लिया ट्रेडिशनल व्यू, जहाँ ट्रेडिशनल व्यू होगा वहीं पे उस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन को मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपसे इन्फरेंस पूछ रहा है। कभी भी आप पैसेज से क्या समझते हैं या पैसेज से आप क्या अनुमान लगाते हैं, ऐसा कुछ पूछ दे तो उसको बनाने का तरीका बदल जाता है। मैं आपको लास्ट में बतलाऊंगा, ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है, यहां पे दिया गया है द ऑथर रिफर्स टू कन्वेयर बेल्ट, मैंने तुरंत क्या नोट कर लिया, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, यहां मैंने देख लिया द ऑथर रिगार्ड्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओशन विथ। अच्छा, ट्रेडिशनल व्यू तो यहाँ था, मतलब जहाँ पहला क्वेश्चन बनेगा वहीं पे ये फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा। बस यहाँ पे द ऑथर रिगार्ड्स है, ऑथर ऐसा कहता है, तो बस मुझे ऑथर के कोई भी नैरेटिव चाहिए। समझिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर चाहिए या फिर ऑथर कुछ बोल रहा हो, नैरेटिव हो, इन्वर्टेड कॉमा में हो, कोई नैरेटिव चाहिए। बात को समझिएगा, नैरेटिव मतलब जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात को वहां पे कैसे लिखा जाता है। और लास्ट में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय अ प्लेट दैट इज ग्रोइंग ऑन बोथ साइड्स। तो या तो मुझे ढूंढना होगा ग्रोइंग ऑन बोथ साइड, ये एक लंबा सेंटेंस हो गया, या इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं वो कोई ना कोई नाम है। नाम जो होता है बउआ जी वो कैपिटल से लिखा जाता है, कैपिटल वर्ड ढूंढना बहुत आसान होता है, तो ये माइंड में रख लेना है। ये एक डाटा हमारे माइंड में हो गया कि कौन कौन सा वर्ड हम लोग को ढूंढना है, इतने ही से सवाल बन जाएंगे। अब चलिए, जो हमने कहा था शुरुआत का कुछ लाइन और लास्ट के कुछ लाइन को पढ़ना है और देखिए कितने आराम से क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं पैसेज पे। पैसेज को अगर हम लोग पढ़ेंगे जैसा हमने कहा है बुआ जी, तो पैसेज हम लोग को ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखा जाएगा। शुरुआत में जैसे आप पढ़ेंगे नो वेरी सेटिस्फैक्टरी अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म दैट कॉज्ड, ध्यान से देखिएगा, आपको इसके हिंदी से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको इसके वोकैब से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको अपने आंसर से मतलब है, आंसर कहाँ से मिल रहा है। तो बहुत हिंदी समझने के चक्कर में नहीं पड़ना है,
ठीक है, दैट कॉज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द ओशन बेसिन हैज येट बीन गिवन। बउआ जी ध्यान से देखा जाएगा, द ट्रेडिशनल व्यू सपोज दैट द अपर mantle ऑफ द अर्थ बिहेव्स एज द लिक्विड when it is subjected to small forces for long periods and that differences in temperature under oceans and continents are sufficient to produce convection in the mantle of the earth with rising convection currents under the mid-ocean ridges and sinking current under the continents। ध्यान से देखिए बउआ जी, मैंने फुल स्टॉप से फुल स्टॉप पढ़ा, कभी भी वाक्य को बीच में पढ़ के नहीं छोड़ देना है। फुल स्टॉप यहाँ पे समाप्त हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे फुल स्टॉप था। मुझे ट्रेडिशनल व्यू मिल गया था तो भी मैं फुल स्टॉप से फुल स्टॉप पढ़ते जा रहा था। अब इसमें जितने लाइन आपको मिले इस लाइन को आप एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम में तो क्वेश्चन आपके बगल में होता है, तो थोड़ा सा अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए और देखा जाए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये आंसर 5वां जो लिखा हुआ है, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर अंडर ओशियंस एंड कंटिनेंट्स मिल रहा है या नहीं? एकदम मिल रहा है। 5वां ऑप्शन ध्यान से फिर से देखिएगा बउआ जी, 5वां ऑप्शन कहाँ मिल गया हम लोग को? साफ साफ तौर पे बउआ जी यहाँ पे लिख रहा था, ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी, यहाँ पे डिफरेंसेस इन टेम्परेचर अंडर ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, लाइन साफ साफ हम लोग को मिल गया। और सेम यही लाइन हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे 5वां ऑप्शन में लगा देंगे, बन जाएगा। इजीली समझ में आया कैसे बना? 2 लाइन पढ़ना था, बीच में नहीं रुकना है, पूरा पढ़ना है, भले आंसर बीच में मिल गया हो। अब देखिए जहां से ये बना है वहीं से ये बना है, तो अब हमको चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को तुरंत देख लेंगे। द ऑथर रिगार्ड्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओशन विथ, ध्यान से देखा जाएगा। अब सवाल तो यही बनना है, अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ लेंगे, यहीं पे पता चलता है कौन सा क्वेश्चन बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बउआ जी। स्लाइट एप्रीहेंशन, अच्छा एप्रीहेंशन का अर्थ बउआ जी क्या होता है? प्रशंसा होता है, मतलब लेखक कहीं ना कहीं प्रशंसनीय शब्द बोला होगा। अच्छा इनडिफरेंस का अर्थ अलगाव या निंदा भी होता है। एंगर का अर्थ नाराजगी होता है। डिसबिलीफ का अर्थ होता है जिस पे भरोसा नहीं है। और सेप्टिसिज्म, ये वर्ड याद रखिएगा, सेप्टिसिज्म पैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेप्टिसिज्म का अर्थ होता है संदेह, ध्यान से देखा जाएगा। एप्रीहेंशन हो गया प्रशंसा, इनडिफरेंस हो गया अलगाव या नाराजगी, एंगर हो गया नाराजगी, डिसबिलीफ हो गया जिस पे भरोसा नहीं है, सेप्टिसिज्म हो गया संदेह। इसमें से कोई एक सेंस आपको मिलेगा, ध्यान से देखा जाए ऑथर के थ्रू, और जहां हम लोग पढ़ रहे हैं वही मिलेगा। तो जब हम लोग को पता है कि सवाल यहीं से आने वाला है तो क्यों नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ा जाए। अब इतना दूर में तो कोई भी लेखक का नैरेटिव नहीं है, द ट्रेडिशनल व्यू कहीं पे आई से या ही से ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, ध्यान से देखा जाएगा नैरेटिव। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, ध्यान से देखा जाएगा, आगे पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। थ्योरेटिकली दिस कन्वेक्शन वुड कैरी द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स along as though they were on a convection, ये कन्वेयर बेल्ट, एक सवाल यहां से बनेगा, and would provide the forces needed to produce the split that occurs along the ridge। फुल स्टॉप था, कुछ खास को नहीं मिला। यहां ये लाइन देखिए जाए, दिस व्यू मे बी करेक्ट, बउआ जी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दिस व्यू मे बी करेक्ट, ये व्यू सही हो भी सकता है। ये व्यू किसका है बउआ जी? लेखक का। ध्यान से देखिए, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप पर रहे थे, वहीं पे एक लाइन मिल गया, बीच में कन्वेयर बेल्ट मिला, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जब मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो मुझे सॉल्व कर लेना है, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, अगर यहाँ तक नहीं मिलता तो छोड़ देते, अगर यहाँ तक नहीं मिलता तो छोड़ देते, एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था। दिस व्यू मे बी करेक्ट, अब आप मुझे बताइए मे बी करेक्ट का अर्थ क्या होता है? अगर आप मुझे कोई आंसर देते हैं और मैं बोलता हूँ कि ये इट मे बी करेक्ट, इट मे बी करेक्ट मतलब मुझे उस पर संदेह है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अब ध्यान से देखा जाएगा, अगर ये लाइन आपने पढ़ा है, दिस थ्योरी, इसी थ्योरी की बात कर रहा है, जो ट्रेडिशनल व्यू है, इसको बोल रहा है दिस व्यू। ट्रेडिशनल व्यू के लिए क्या आया है? दिस व्यू। देख रहे हैं, मैच हो गया ना, ये जो दिस व्यू आया है ट्रेडिशनल व्यू के लिए आया है। अब देखिए, द ऑथर रिगार्ड्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओशियंस विथ, ऑथर इसको कैसे बोल रहा है? वो बोल रहा है दिस व्यू मे बी करेक्ट। आपके पास 2 आंसर है, या तो कंप्लीट
आपके पास डिसबिलीव होगा या फिर गाइडेड स्केप्टिसिज्म होगा। एंगर उसमें नहीं है, इनडिफरेंस उसमें नहीं, नाराजगी नहीं है, प्रशंसा तो कर नहीं रहा है। मे का इस्तेमाल हुआ है बउआ जी, या तो डिसबिलीव होगा या फिर संदेह होगा। अब डिसबिलीव होगा तो सिर्फ डिसबिलीव होता तो मैं आंसर ले लेता, लिखा गया है कंप्लीट डिसबिलीव, पूरी तरह से खारिज। मे पूरी तरह से खारिज नहीं करता है, संभावना को कम करेगा लेकिन पूरी तरह से खारिज नहीं करता है। हाँ, मे संदेह लाता है। तो देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा है, गाइडेड स्केप्टिसिज्म, मतलब गाइडेड सुरक्षात्मक तरीका से संदेह दिखाया है। ये व्यू हो सकता है कि सही हो सकता है कि गलत हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 5, गाइडेड स्केप्टिसिज्म। समझ में आया सवाल कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा होगा। और तरीका को समझिएगा, जहां से क्वेश्चन 1 बनना था बउआ जी वहीं से क्वेश्चन 4 बनना था, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं था दोनों में। बस जब 1 बन गया तो बीच से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को फोकस रखना है, उस पर ध्यान रखना है और सवाल को बस देखना है, ऑप्शंस को समझना है। और ऐसे कभी भी ऑथर का इसमें सवाल बहुत करता है, राइटिंग टोन क्या है, ऑथर का जो आपका राइटिंग स्टाइल है वो क्या है। तो टोन हो गया, स्टाइल हो गया, या फिर द ऑथर रिगार्ड्स द ट्रेडिशनल व्यू, सब एक ही तरीका है पूछने का। टोन में भी दे सकता था, एप्रीहेंशन टोन है, जिसका टोन है सेप्टिकल है, इनडिफरेंट है, यही चीज है। जिसका टोन है, जो लेखक बोल रहा है, बोलने का तरीका कैसा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गाइडेड स्केप्टिसिज्म। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्लीज ये समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा बउआ जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि 2 सवाल हमारा पैसेज का बन चुका है बउआ जी, और तीसरा सवाल हमारा बनने वाला है कन्वेयर बेल्ट। वहीं पे मुझे आंसर मिल गया था कन्वेयर बेल्ट क्या करता है। ठीक है, अब देखते हैं कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। पहले ऑप्शन यहां से पढ़ लेते हैं। इलिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन इन मेंटल, शो हाउ टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंड ऑन द पोजीशन, डेमोन्स्ट्रेट द लीनियर नेचर, डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेटेड मोशंस, अकाउंट फॉर द राइजिंग करेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं आंसर हमारा क्या होना चाहिए, इसी पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, दिया गया थ्योरेटिकली दिस कन्वेक्शन वुड कैरी द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। मैं यहां पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखा जाएगा। थ्योरेटिकली this convection would carry the continental plates along as though they were on a conveyor belt and would provide the forces needed to produce the split that occur along the ridge. कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। This view may be correct, decline और पढ़ते हैं। It has the advantage that the current are driven by temperature differences that themselves depend on the position of the continents। देखते हैं कोई ऑप्शन में ऐसा मुझे मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन में बउआ जी है illustrate the effect of convection in the mantle, show how temperature difference depend on the position of the continents, demonstrate the linear nature। ये सेकंड आंसर लग रहा है क्या बउआ जी, थोड़ा सा देखा जाए। इसका आंसर ऐसा लग रहा है कि सेकंड होगा, थोड़ा बहुत सेकंड के यहाँ पे अप्रोच है। आपको लग रहा है कि आंसर इसका 2 होगा, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि इसका आंसर 2 होगा और बहुत लोग यहाँ पे आंसर 2 ले लेंगे। सो हाउ टेम्परेचर डिफरेंसेस डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बहुत लोग यहाँ पे आंसर 2 ले लेंगे। सो हाउ टेम्परेचर डिफरेंसेस डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ध्यान से देखिए बउआ जी, और ये लाइन बिल्कुल लिखा भी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इट हैज द, ध्यान से देखा जाएगा, it has the advantage that the currents driven by temperature differences that themselves depend on the position of the continent। साफ साफ मिल रहा है, बहुत लोग इसका आंसर ले लेंगे। यहीं आप फंस गए। मैंने आपको कहा है पैसेज जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा फंसिएगा। आप समझिएगा कन्वेयर बेल्ट, ध्यान से देखा जाएगा, इस लाइन में है, इसका आंसर इसी सेंटेंस में होना चाहिए, ध्यान से देखा जाएगा। और यहां पे ये लिखा है इट हैज द एडवांटेज। इट किसके लिए आया बउआ जी, दिस व्यू के लिए आया है। तो ये ट्रेडिशनल जो हमारा व्यू था ये उसके लिए है, कन्वेयर बेल्ट के लिए नहीं है। अब कन्वेयर बेल्ट के लिए आप हल्का सा पीछे जाइए तो आपको यहां पे एक लाइन मिलेगा जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, कन्वेक्शन इन द मेंटल ऑफ द अर्थ विथ राइजिंग कन्वेक्शन करेंट्स अंडर द मिड ओशन रेज and sinking currents under the continents. Theoretically, this convection would carry the continental plates along as
दाउ दे वेयर ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। दे वेयर ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, ये प्रोनाउन है ना, तो ये पीछे की चीजों को रिलेट कर रहा है, तो इसका आंसर हमारा यहां से आएगा कन्वेक्शन इन द मेंटल ऑफ द अर्थ। अब थोड़ा सा आप ध्यान से ऑप्शन को मैच करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द इफेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन इन द मेंटल, इफेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन इन द मेंटल। समझिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि बस डायरेक्ट जो लाइन मिल गया उसका आंसर ले लेना है। नहीं नहीं, डायरेक्ट जो लाइन मिला उसका आंसर नहीं लेना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट शुड बी रिलेटेड टू दैट, वो उससे रिलेशन होना चाहिए। अब कन्वेयर बेल्ट जब हम आंसर ले रहे थे ध्यान से, तो आगे हम लोग को देखिए, बहुत लोगों को तो सीधे सीधे ऑप्शन दिख गया होगा, सॉरी बहुत लोगों को डायरेक्टली ऑप्शन दिख गया होगा सेकंड वाला, और वो लोग सीधा यहाँ पे आके वाला आंसर ले लिए होंगे, डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द कंटिनेंट्स, साफ साफ आंसर ले लिए होंगे। वो ये नहीं देखे कि ये इट हैज द एडवांटेज लिखा है, इट किसके लिए आया है, दिस व्यू के लिए आया है। सवाल आपसे व्यू, ट्रेडिशनल व्यू के बारे में नहीं पूछा गया है, सवाल आपसे पूछा गया है कन्वेयर बेल्ट के बारे में। अब कन्वेयर बेल्ट वाले लाइन को पूरा कीजिए, लिखा है दे वेयर ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, तो दे कौन है भाई, तो पीछे देखेंगे तो मालूम चलेगा, दिस कन्वेक्शन वुड कैरी द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अलोंग एज दाउ दे वेयर ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। ये किसके लिए लिखा है, प्लेट्स के लिए लिखा है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, तो इनके लिए यहां पे लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है आर सफिशिएंट, oceans and continents are sufficient to produce convection in the mantle of the earth with rising convection currents under the mid oceanaries and sinking currents under the continents. Theoretically this convection would carry the continental plates. ये जो घटना हो रहा है, ये जो कन्वेक्शन की घटना हो रहा है, कन्वेक्शन समझते हैं ना, जो पानी गर्म करते हैं तो नीचे से ऊपर तक जो हीट होता है, जो जाता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से जाता है। तो ये जो कन्वेक्शन हो रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में, ये कौन कर रहे हैं, ये कन्वेयर बेल्ट के पे ये काम हो रहा है। तो थोड़ा सा समझते तो आंसर यहाँ से ले लेते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये। देखिए हर एक क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी होता है। पैसेज में आप देखिएगा, पूरे पैसेज में कन्वेयर बेल्ट को बोल्ड लेटर से दिया गया था, ताकि आप सबसे पहले उसको बनाने जाएं और उसमें फंसे। ये आपके रीडिंग स्किल को जज करता है। तो कभी भी आज के बाद सवाल बनाने जाइएगा तो उस प्रोनाउन को जरूर देखिएगा। कन्वेयर बेल्ट है, आंसर मिल रहा है, ये लाइन किसके बारे में है एग्जैक्ट, ये तो इट हैज के बारे में दे रहा है, तो ये तो बउआ जी दिस व्यू के बारे में ना है, ये तो ट्रेडिशनल व्यू के बारे में है। हम लोग को चाहिए था कन्वेयर बेल्ट के बारे में, वो यहाँ है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में लिखा है दे वेयर ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। अब दे वेयर कौन है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या कर रहे हैं, तो ये जो राइजिंग कन्वेक्शन करेंट्स है मिड ओशन में, उसको बतला रहे हैं। तो आंसर हमारा वही कन्वेयर बेल्ट पे है, तो सो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन इन द मेंटल, ये हो गया कन्वेयर बेल्ट। याद रखिएगा आज के बाद से डायरेक्ट लाइन मिल जाना आंसर नहीं होता है, क्या सवाल पूछा गया है वह आंसर होता है। तो हमारे पास 3 सवाल बन चुके हैं, ये सवाल हमारा बन चुका है, ये बन चुका है और ये बन चुका है। अब ध्यान से देखा जाए, 2 सवाल यहाँ पे हैं, ये बचा हुआ है और ये क्वेश्चन बचा हुआ है। ये बचा हुआ है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, वो जिसको मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। ये जो लिखा गया है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो पैसेज से अगर आपको कुछ भी अनुमान लगाना है तो अनुमान लगाने के लिए सॉल्यूशन पे जाना पड़ता है, और सॉल्यूशन आमतौर पे पैसेज में कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो अब ध्यान से देखा जाएगा, ऑफ द फॉलोइंग द डीपेस्ट सेडिमेंट वुड बी फाउंड इन द, डीपेस्ट सेडिमेंट, जो आपका डीपेस्ट सेडिमेंट है वो कहाँ पाए जाएंगे। इसका आंसर जब भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तो जनरली ये लास्ट में मिलता है, पैसेज के लास्ट में मिलता है। अब आप बउआ जी पैसेज के लास्ट में चलिए और ध्यान से देखा जाएगा, लास्ट से 2 लाइन पढ़ना है बउआ जी, ध्यान से देखा जाएगा, लास्ट से 2 लाइन मैं यहाँ से लेता हूँ। पहला फुल स्टॉप मुझे यहाँ मिल रहा है, दूसरा फुल स्टॉप मुझे यहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखा जाएगा। लेकिन जहाँ फुल स्टॉप है वहीं पे मुझे मिल गया है किलोमीटर्स ऑफ सेडिमेंट्स, ध्यान से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन था ना देयर फ्लोर, तो देयर किसके लिए आया था। कभी भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो प्रोनाउन क्लियर करते चलेंगे, प्रोनाउन किसके लिए आया है, तो देयर फ्लोर्स किसके लिए आया है, किलोमीटर्स ऑफ सेडिमेंट्स के लिए आया है। जैसे किलोमीटर ऑफ सेडिमेंट्स के लिए आया है, आप इस लाइन को आगे पढ़िए, जो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को आप ध्यान से माइंड में रखिएगा। ऑप्शंस को एक बार देख लीजिएगा, छोटे छोटे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस में है इंडियन ओशन, ब्लैक सी, मिड अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ठीक है। मुझे इसमें से कोई एक चाहिए या फिर जो मिल जाए, क्योंकि नन ऑफ दिस तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच कर जाए।
अब आपको बस ढूंढते चलना है, पढ़ना नहीं, स्कैन करना है। यहाँ पे मुझे कोई भी ओशन का नाम नहीं मिल रहा है, कोई भी ओशन का नाम नहीं मिल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, द इनक्लोज्ड सीज आर एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सीरियसली रिक्वायर explanation because in addition to the enclosed seas are developing at present behind island arcs, there are a number of older ones possibly similar origin such as the Gulf of Mexico, एक नाम मिला, द ब्लैक सी दूसरा नाम मिला, एंड परहैप्स द नॉर्थ सी। 3 नाम मुझे मिला है बउआ जी। पहला मिला है मुझे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दूसरा मिला है ब्लैक सी, तीसरा मिला है बउआ जी नॉर्थ सी। देखते हैं ऑप्शन में तीनों है या नहीं है। ऑप्शन में बउआ जी गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं है, नॉर्थ सी नहीं है, लेकिन ब्लैक सी है। और चूंकि नन ऑफ द ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन आसान हो गया। आंसर शुड भी क्या हो जाना चाहिए आपका बउआ जी? आंसर शुड भी आपका हो जाना चाहिए ब्लैक सी। बन गया, इजीली बन गया, ब्लैक सी आंसर बन के आ गया। ध्यान से देखा जाएगा, बना। कभी भी इन्फरेंस जो होता है, जो अनुमान होता है, वो कहाँ से होता है बउआ जी? अनुमान हमेशा आपका होता है लास्ट से, पैराग्राफ के लास्ट से। कभी भी जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसका प्रोनाउन क्लियर करते जाएंगे। सॉरी, 1 मिनट का समय दिया जाए। कभी भी जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसका प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। प्रोनाउन जब आप क्लियर करेंगे तभी आपसे सवाल बनेगा। कन्वेयर बेल्ट में भी मैं वहीं फंस रहा था, वो इट से सेंटेंस स्टार्ट था। बहुत लोग आंसर टेम्परेचर वाला ले लिए होंगे, लेकिन नहीं, एक लाइन पहले आंसर था क्योंकि वहाँ पे दे लिखा हुआ था। यहाँ भी जब मैं लास्ट में गया तो मुझे वहाँ पे एक प्रोनाउन मिला, 2 ही लाइन पढ़ना था, देयर फ्लूइड्स। ये देयर किसके लिए आया हुआ है? तो जस्ट पहले का नाउन देखेंगे, सेडिमेंट्स। यही ना क्वेश्चन में था बुआ जी? क्वेश्चन में सेडिमेंट्स था कि नहीं था? फिर से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या था? द डीपेस्ट सेडिमेंट्स। बस यहाँ पे लाइन क्या लिखा है? किलोमीटर्स ऑफ सेडिमेंट्स। सेंस नहीं मिल रहा है। डीपेस्ट सेडिमेंट्स, किलोमीटर्स ऑफ सेडिमेंट्स, मिल गया ना? सवाल बन जाता है। अब एक सवाल और बच गया है, उसको थोड़ा हम लोग बना लेते हैं ध्यान से बुआ जी। According to the passage, which of the following are separated by a plate that is growing on both sides? बनाने का तरीका देखिए। पैसेज में हमने ऊपर का 2 लाइन पढ़ लिया है, नीचे का 2 लाइन पढ़ लिया है, और हमने इसमें से पैसेज को निचोड़ लिया है जितने आंसर निकल सकते थे। यहाँ पे आपको किसी सी का भी तक खास नाम तो नहीं दिखा जितने यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ऑप्शन में जो जो भी यहाँ पे नाम दिया गया बउआ जी, पैसिफिक ओशन आपको नहीं मिला, साउथ अटलांटिक आपको नहीं मिला, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको मिला है, ठीक है, लेकिन ये सब आपको नहीं मिले हैं, ठीक है। आपको मिड अटलांटिक नहीं मिला है, मतलब अभी ढूंढना है इसको बाकी है। तो इसका आंसर इसी बीच में है बउआ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक में। अब या तो आप पूरा पढ़िए या आप बस एक नज़र इस पैसेज को देखिए और मुझे बताइए इन्वर्टेड कॉमा हाइफन ब्रैकेट आपको कहाँ दिख रहा है? एक नज़र दौड़ाइए, एक नज़र दौड़ाइए, और अगर कोई थोड़ा सा भी दिमाग खपाएगा तो सीधे देखेगा तो उसको दिखेगा यहाँ पे मिड अटलांटिक, सीधे उसको एक हाइफन दिख जाएगा, मिड अटलांटिक एकदम लिखा हुआ जाता है बुआ जी। अब ध्यान से आप चीज को पढ़िएगा तो बस इसके फुल स्टॉप से फुल स्टॉप पढ़िए, ठीक है। यहां से पढ़ा जाएगा ऑल्सो इट, नहीं यहां से है दिस ऑल्सो से पढ़ता हूं मैं। ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट to see how the theory applies to the plates between the mid-Atlantic ridge and the ridge in the Indian Ocean. This plate is growing on both sides. बाबा जी, this plate is going on both sides. एक लाइन ऊपर से पढ़ेंगे, आगे तक पढ़ेंगे फुल स्टॉप में। अच्छा, मैंने दिस से क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि दिस किसके लिए आ रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं पीछे गया। ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट। अच्छा, आपको पता है ना कि इट इज डिफिकल्ट एक सेंटेंस का स्टार्टर होता है। जनरल सेंटेंस में जैसे यह ठंडा है तो क्या लिखेंगे? इट इज कूल, ठीक है। तो हम लोग बोले ना इट इज डिफिकल्ट, एक तो बेसिक सेंटेंस है ना, तो इट इज डिफिकल्ट से सेंटेंस बना और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? ग्रोइंग ऑन बोथ साइड, ये ना चाहिए था मुझे। तो मिड अटलांटिक रीज एंड द इंडियन ओशन। देखिए तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बुआ जी ऑप्शन 4 देखा जाए, मिड अटलांटिक, ध्यान से देखा जाएगा, मिड अटलांटिक रीज एंड द इंडियन ओशन रीज। दिख रहा है बुआ जी? आंसर लगा के निकल गए, चारों आंसर मिल गया इजिली। फिर से ध्यान से समझिएगा पैसेज कैसे बनाया गया बुआ जी। आधा घंटा हो चुका है वीडियो में, मैं सिर्फ पैसेज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर पैसेज को समझ जाएंगे ना बुआ जी, मजा आ जाएगा बनाने में। बनता है बुआ जी 5 मिनट के अंदर में, पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत टाइम बचेगा, बहुत आपका जो आपका एनर्जी है वो बचेगा। ऐसे क्या होता है ना, पैसेज पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है, आगे दिमाग नहीं लगा पाते हैं। फिर से समझिएगा ध्यान से, पैसेज जब आपको मिलेगा बुआ जी, आइडिया देखा जाए। अरे जो ना भाई, हाँ वेरी गुड। चलिए, पैसेज को जब आप देखते हैं तो ये हमारे पास, पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस में हमने कुछ आइडियाज ले लिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या घेर लिया बुआ जी? द ट्रेडिशनल व्यू को घेर लिया,
ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग बउआ जी आए, दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या भेज लिया बउआ जी, इन्फर्ड था। तो इन्फ्रेंस कहाँ से मिलता है, कंक्लूजन कहाँ से निकालेंगे, लास्ट से निकालेंगे, हमेशा माइंड में रखेंगे, ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कन्वेयर बेल्ट को अंडरलाइन कर लिया गया, हमेशा ये एक बड़ा लॉलीपॉप होता है एग्जाम में, समझिएगा। चौथे क्वेश्चन बउआ जी ट्रेडिशनल व्यू, जहां से वो बना था वहीं से ये बनेगा, जहां से पहला क्वेश्चन बना था। उसके बाद हमारे पास था बउआ जी प्लेट दैट इज ग्रोइंग ऑन बोथ साइड्स, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ऑप्शन को देख लिए। अब पैसेज जो आपके पास है बउआ जी ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट इतना ही पैसेज हमने पढ़ा है जहां जहां से आंसर है, ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा था पैसेज 30% पढ़ना होगा, 30% ही आपने पैसेज पढ़ा है। और आपको पता है क्या पढ़ना है हर एक पैसेज में, शुरुआत का 2 लाइन पढ़े हैं, लास्ट का 2 लाइन पढ़े हैं, बीच में जैसे आपको हाइफन मिला है बउआ जी मिड अटलांटिक, देखिए कहीं और हाइफन दिख रहा है, ध्यान से देखिए तो कहीं और हाइफन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कहीं ब्रैकेट नहीं दिखेगा, कहीं इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखेगा, एक यहाँ मिलेगा आपको ब्लैक कपलिंग। तो यहाँ पे पढ़ते हैं सच अ ब्लैक कपलिंग इन विच द पोजीशन ऑफ द मूविंग प्लेट हैज एन इम्पैक्ट, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। मिड अटलांटिक तो ऑप्शन में भी था, तो सीधा एकदम दिमाग यही जाएगा, पढ़ेंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा, दिस प्लेट इज ग्रोइंग ऑन बोथ साइड। तो कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं दिखेगा, एकदम इतना ही चीज पढ़ना है, पैसेज में सवाल बन जाएगा। जब पैसेज में कोई डाटा नहीं हो, समझिएगा, पैसेज में कोई डाटा नहीं हो, पैसेज में कोई पैराग्राफ नहीं बांटा गया हो, पैराग्राफ बांटा हुआ रहेगा तो उसका तरीका अलग होगा, मैं वैसा क्वेश्चन भी दूंगा। तो इनिशियल 2 लाइन, लास्ट 2 लाइन और बीच में इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, जो भी आपको या फिर जो आपको हाइफन दिख रहे हैं उसको पढ़ लेना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्वेश्चन से अनुमान लगा लेना है कि हमें कौन कौन से वर्ड को सिलेक्ट करना है, उन वर्ड्स को रफ शीट पे लिख लीजिए, उन वर्ड्स को हिट कीजिए। कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसका नाउन जरूर देखिएगा कि नाउन कहाँ से, क्या जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है बिल्कुल वही है। जैसे कन्वेयर बेल्ट था, लेकिन अगले सेंटेंस में जो आंसर था वो हमारा ट्रेडिशनल व्यू के लिए था, तो हम लोग कन्वेयर बेल्ट वाले लाइन में जाएंगे, पीछे से आंसर लेंगे उसके। तो ये जो भी बातें मैंने बताई हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और 1-2 पैसेज पे इसको अप्लाई कीजिएगा, ये फायदा होगा। इसी को रीडिंग स्किल कहा जाता है बोझे, रीडिंग स्किल। कम पढ़ेंगे ज़्यादा आंसर ले लेंगे, कम से कम समय में आंसर निकाल के पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे जहां आंसर मिलना चाहिए। अगर स्टोरी बेस्ड आपको पैसेज मिल जाता है, जैसे राजा रानी का कहानी मिल गया, ठीक है, खरगोश और वो क्या था कछुआ था उसका कहानी मिल गया, पढ़ के बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा पैसेज मिल गया जिसमें वोकैब्स स्ट्रांग है, पढ़ने में थोड़ा सा ठीक है हल्का सा फैटिलिटी आ जाएगा, वहाँ पे दिमाग थकने लगेगा, तो बिल्कुल नियम को अप्लाई कीजिए, 100% यही रीडिंग स्किल है। जितने भी टाइप के पैसेज होते हैं मैं धीरे धीरे दूंगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा नहीं लगे तो भी बताइएगा, इसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाएगा। हालांकि ऐसे बनाइएगा तो फायदा होता है। अब आते हैं बउआ जी फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए देखा जाए। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत लोगों को लगता है ना कि अगर हमें वर्ड नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक ये सही है, पूरी हद तक सही नहीं है, ध्यान से देखा जाएगा। विदाउट बीइंग, अच्छा बीइंग के बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है बउआ जी? बीइंग के बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है पैसिव वॉइस में, ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। अच्छा इसमें से तो कोई वर्ब का तीसरा रूप नहीं दिख रहा है, कोई वर्ब का तीसरा रूप नहीं दिख रहा है क्योंकि ईडी नहीं लगा हुआ है, ईएन नहीं लगा हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के तीसरे रूप का स्थान कौन ले सकता है? तो बउआ जी एडजेक्टिव ले सकता है, ये भी आप लोग को क्लास में बतलाया गया है, जिनको नहीं बतलाया गया है वो जान लें। वर्ब का स्थान पूरे ग्रामर में एडजेक्टिव ले सकता है। वर्ब का स्थान कौन ले सकता है? एडजेक्टिव ले सकता है। आप यहाँ ध्यान से देखा जाएगा तो मुझे यहाँ वर्ब 3 तो नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो मुझे चाहिए एडजेक्टिव। अच्छा जो वर्ड हमारे पास पहले लिखा है स्फिंक्स, स्फिंक्स नाउन है। कैसे नाउन है बउआ जी? तो जब नाउन को आप सिंगुलर प्लुरल बनाता हुआ पढ़ते होंगे तो पहला ही नियम लिखवाया जाता है, जिस वर्ड के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो या जेड हो, उस नाउन का प्लुरल ईएस लगा के बनाते हैं। याद है? जिस नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो या जेड हो, उस नाउन का प्लुरल ईएस लगा के बनाते हैं। अरे बउआ तो यहाँ एक्स नहीं दिख रहा है, तो ये नाउन नहीं है तो क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये तो नाउन है, क्लियर हो गया, ये तो आंसर होना नहीं है। अच्छा ओकल्ट अंत में लगा हुआ है, ओकल्ट, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा।
ओकल्ट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव है या नहीं है ध्यान से देखा जाएगा। आगे देखते हैं, अगर एडजेक्टिव होता तो मालूम चलेगा आगे। अंत में ईआर लगा है, अच्छा ईआर किस शब्द के अंत में लगता है? नाउन के अंत में लगता है, ये भी नाउन है। अल्टोरिस्टिक के अंत में आईसी लगा है, अच्छा बाबू जी अल्टोरिस्टिक के अंत में आईसी लगा है तो क्या है? एडजेक्टिव है। आप लोग को याद होगा एडजेक्टिव के अंत में क्या लगेगा? एल लगेगा, आईसी लगेगा, एबीएलई लगेगा या आईबीएलई लगेगा, ओयूएस लगेगा, आईवीई लगेगा, फुल लगेगा या लेस लगेगा। इनसे एडजेक्टिव का अंत होता है, फॉर्म्ड एडजेक्टिव का अंत इन्हीं से होता है। एल, आईसी, एबल, इबल, ओयूएस, आईवीई, फुल या लेस, एकदम कंठस्थ, इसको याद ही कर लीजिए, बहुत काम करता है। तो ये तो बाबा जी एडजेक्टिव है। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी अंत में वाई लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अंत में वाई लगता हुआ है तो आमतौर पे वो क्या होता है? नाउन होता है। जैसे मीसोगैमी, ठीक है, गाइनेकोलॉजी, ठीक है, ये सब नाउन होता है, प्रथा को कहते हैं। परप्लेक्सिटी को आप याद कर लीजिएगा कॉम्प्लेक्सिटी से। देखिए कॉम्प्लेक्स वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जटिलता, ये नाउन हो गया ना। तो परप्लेक्स एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स नाउन भी है एडजेक्टिव भी है, लेकिन परप्लेक्सिटी एग्जैक्ट क्या है? नाउन है, याद रखा जाएगा। तो इस पूरे में जो एग्जैक्ट इज्जतदार एडजेक्टिव है वो कौन सा दिख रहा है? अल्टोरिस्टिक। ओकल्ट बस आपको पता नहीं चल रहा है, तो जो ये तो पता चल रहा है कि आंसर अल्टोरिस्टिक होगा, तो यहाँ पे तो एडजेक्टिव चाहिए था, तो आंसर क्या लगा देंगे? 4। तो क्लियर कट यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 अल्टोरिस्टिक, क्योंकि हम लोग को चाहिए था वर्ब 3 या एडजेक्टिव, वर्ब 3 नहीं मिला तो आंसर क्या ले लेंगे? अल्टोरिस्टिक। अगर आपको अर्थ नहीं भी पता है किसी वर्ड का तो भी आप आंसर तक पहुँच गए, और लीगली पहुंचे हैं, तरीका से पहुंचे हैं, कोई ऐसे तुक्का लगा के हरे रामा हरे कृष्णा करके नहीं पहुंचे हैं, लीगली पहुंचे हैं। आपको पता है कि नहीं ये नाउन है। जो ग्रामर पढ़े हैं उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा ना जी, कि ग्रामर सिर्फ बस कॉपी भरने के लिए पढ़े थे, ठीक है। ये नाउन है, ये हम लोग स्टार लगा लिए, पता नहीं है, देखेंगे। स्टम्पर के अंत में ईआर है तो नाउन होना चाहिए, ये तो एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अब आंसर 2 होगा ओकल्ट, तो ओकल्ट के बारे में पता नहीं है, ठीक है। और अंत में टी लगा हुआ है, तो आम तौर पे अंत में टी लगा हुआ वर्ड एडजेक्टिव तभी होता है जब उसके अंत में सीई लग के नया वर्ड बनता है। जैसे 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 समझिएगा, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, इंडिपेंडेंस सीई लग गया तो नाउन हो गया। ओबीडियंट एडजेक्टिव हो गया, ओबीडियंस सीई लग गया तो नाउन हो गया, ठीक है। डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, डिपेंडेंस लग गया तो नाउन हो गया, ठीक है। तो अगर सीई लगा के वर्ड बनेगा तो टी वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। अगर सीई लगा के वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट्स कोई वर्ड तो नहीं होता है, तो एक्सीडेंट अपने आप में क्या है? नाउन है। रखिएगा, सीधा सा नियम होता है, ये भी आप लोगों को बताया गया है, और जिनको नहीं याद होगा मैं बतला देता हूं। किसी वर्ड के अंत में टी लगा है, टी को हटा के सीई लगा देंगे तो सीई वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, टी वाला वर्ड एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर टी लगा हुआ है और टी हटा के सीई लगाने पे कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो वो वर्ड जन्म से क्या है? नाउन है। जैसे एक्सीडेंट, ये जन्म से नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन प्लीजेंट, प्लीजेंस वर्ड होता है कि नहीं? प्लीजेंस बिल्कुल होता है, प्लीजेंस, तो प्लीजेंट एडजेक्टिव हो गया, प्लीजेंस नाउन हो गया। लेकिन एक्सीडेंट्स तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो एक्सीडेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये भी थ्योरी हमारे पास था। तो ओकल्ट, ये तो वैसे भी नाउन होता है। कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग वैसे भी इसको हटा दिए थे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अल्टोरिस्टिक, आंसर आ गया। ये हम लोग आंसर तक पहुंचे बिना वर्ड्स को जाने। तो इस बान को भी अपने तर्कस में रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि हर एक बान तर्कस में रखिए जिसका इस्तेमाल आप कर सकें। अब देखिए मैं सबका आपको अर्थ बताता हूं, ठीक है। स्फिंक्स, स्फिंक्स वर्ड को याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्फिंक्स वर्ड बउआ जी होता है, ये एक ऐसा जीव होता है जिसका जो बॉडी होता है ये शेर का होता है, और जो फेस होता है ये महिला का यानी कि ह्यूमन का होता है। तो ये तो एक नाउन में इसका अर्थ होता है, जिसका दूसरा अर्थ बउआ जी होता है कॉम्प्लेक्स या हिडन या मिस्टीरियस, ठीक है, मिस्ट्री, तो मिस्ट्रियस लगा सकते हैं। तो स्फिंक्स वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको याद किया है स्फिंक्स को स्पिन से। स्पिन, जो स्पिन गेंदबाज होता है वो उसका जो गेंदबाजी होता है बड़ा ही रहस्यमयी होता है, कब किधर से घूमेगा कब किधर से घूमेगा पता नहीं है। तो स्फिंक्स को स्पिन से याद कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स या मिस्टीरियस। ओकल्ट, ओकल्ट वर्ड मैंने याद किया है बाबा जी डिफिकल्ट से, वर्ड याद कर लीजिएगा डिफिकल्ट।
तो कल्ट से कल्ट मिल जाता है, डिफिकल्ट ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब डिफिकल्ट, जो समझने में डिफिकल्ट हो, जो समझने में कॉम्प्लेक्स हो, उसको क्या कहते हैं? डिफिकल्ट कहते हैं। स्टम्पर वर्ड, अच्छा स्टंप होता है क्रिकेट में, स्टंप, ठीक है। बैट्समैन बाहर निकल गया तो जो विकेट कीपर होता है वो क्या करता है? उसको स्टंप कर देता है। तो स्टंप वो कब होता है? जब वो कोई कॉम्प्लेक्स गेंद आ जाता है। आमतौर पर देखिएगा स्टंप जो होता है वो स्पिन गेंदबाज पे होता है, फास्ट गेंदबाज पे स्टंप बहुत कम होता है, क्योंकि स्पिनर पे लोग आगे निकल जाते हैं, उसका गेंद टर्न करके पता नहीं चलता है, कीपर के पास चला जाता है, वो उसको आउट कर देता है। तो स्टंपर स्फिंक्स से याद कर लीजिएगा, ये भी होता है कॉम्प्लेक्स या जटिल। अल्टोरिस्टिक परोपकारी होता है, याद करने वाला वर्ड है, बड़ा बेसिक वर्ड है अल्टोरिस्टिक। अल्टर से बने हुए सारे वर्ड पॉजिटिव होते हैं, परोपकारी होता है। और परप्लेक्स कॉम्प्लेक्स से याद कर लीजिएगा, परप्लेक्सिटी यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी। अब ध्यान दीजिएगा तो 1 2 3 4 ये चारों वर्ड, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, सबका अर्थ हो रहा है कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट। सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड यही अल्टोरिस्टिक यहाँ पे लगा दिया गया। बन गया, समझ में आया होगा। वर्ड्स भी याद हो गए होंगे, स्फिंक्स याद हो गया होगा, ओकल्ट याद हो गया होगा, डिफिकल्ट से, स्फिंक्स स्पिन से याद हो गया होगा, स्टंपर स्टंप से याद हो गया होगा, और परप्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी से याद हो गया होगा। लिख भी लीजिएगा इसको, वर्ड्स याद भी रहेंगे। वर्ड्स को याद करना जरूरी है बउआ जी। अब देखिए हम लोग सिर्फ पैसेज का कुछ क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन डिस्कस किए और 40 मिनट का वीडियो हो गया। मेरा यहाँ पे तेज हो रहा है ब्लड प्रेशर, क्योंकि फिर ये 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा तो अपलोड होने में बहुत टाइम लेता है बउआ जी। फिर आप लोग बोलेंगे आप टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, बड़ा कष्ट है जीवन में। इस पर मैं भी थोड़ा सा और बतलाता आपको, लेकिन क्या करूँ, क्लासरूम नहीं है, ठीक है, नहीं हम लोग अभी लाइव हैं, ठीक है, तो उसका इंतजार किया जाए, जल्द से जल्द आदमी लाइव होगा। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए इसका आंसर क्या होगा बउआ जी। पता नहीं आप लोग का आंसर क्या आया होगा या आपका अप्रोच क्या होगा। अप्रोच सीखिए आराम से और देखिए आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अप्रोच इंपॉर्टेंट है ना बउआ जी, नंबर आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। ब्रेकिंग द पैटिना ऑफ, पैटिना का अर्थ होता है एक, ठीक है, ग्रीनिश लेयर होता है, ग्रीनिश लेयर, ठीक है। अर्थ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, उस पर दिमाग वमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम पूरा बोलेंगे कि आप जब तक 2000 वर्ड याद नहीं कीजिएगा द हिंदू का तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। पढ़ते रहिए वर्ड को, इंप्रूवमेंट लाइए अपने अंदर में, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं वो नहीं है तो रिजल्ट कैसे आएगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। सेंस बुआ जी, सेंस। ब्रेकिंग द पैटिना ऑफ डैश, ठीक है, ओवर मेडिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कैन हॉल्ट द कैंसर ऑफ करप्शन डिस्ट्रॉइंग इंडियाज मेडिकल। देखिए मेरे इसको बनाने का अप्रोच क्या है। सेंस, सेंस ये कहता है ब्रेकिंग, मैं इसको भूल गया, ब्रेकिंग डैश किसी चीज को तोड़ रहा है। ओवर मेडिकल प्रैक्टिसेस, इसको भी मैंने हटा दिया, ये फ्रेज है। ओवर से लेके प्रैक्टिसेस तक क्या है, फ्रेज है बउआ जी। फिर से समझिएगा, मैं इस वाक्य से सारे फ्रेज को अलग कर रहा हूं। जो बच्चे क्लास में फ्रेज एंड क्लॉज पढ़े हैं वो यहाँ पे ध्यान देंगे और आज उनको मालूम चलेगा फ्रेज एंड क्लॉज क्यों पढ़ाया जाता है 10 दिन तक खींच के। ध्यान से देखा जाएगा, मैंने ओवर से लेके और प्रैक्टिसेस तक हटा दिया, प्रीपोजिशन से लेकर नाउन तक ये फ्रेज है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ब्रेकिंग वर्ब है, इससे मुझे मतलब है। उसके बाद ऑफ के बाद तो कोई नाउन आएगा, ठीक है। चलिए तो ब्रेकिंग किसी चीज को तोड़ रहे हैं। कैन हॉल्ट द कैंसर ऑफ करप्शन, जिस चीज को तोड़ेंगे वो करप्शन के कैंसर को रोक देगा। मतलब किसी गड़बड़ चीज को तोड़ेंगे ना, अगर किसी चीज को तोड़ने से करप्शन रुक रहा है तो वो चीज गड़बड़ था, तो गड़बड़ चीज को तोड़ेंगे ना। गड़बड़ चीज को यहाँ पे निगेटिव वर्ड चाहिए था हमको, निगेटिव चीज को तोड़ेंगे। जैसे आज हम लोग जितने करप्ट नेता हैं अगर उनको मार देंगे, करप्ट लोग को मार देंगे तो करप्शन रुक जाएगा। तो मारेंगे किसको, मारेंगे किसको, करप्ट नेता लोग को। बाप रे आग लगवा देगा यार तुम लोग। करप्ट नेता लोग को नहीं, मतलब जो भी करप्ट लोग हैं उनको मारेंगे। तो करप्ट लोग को मारेंगे तो करप्शन रुक जाएगा। तो ब्रेक किसको करेंगे, गड़बड़ चीज को करेंगे। अब होशियारों, यहाँ पे हमको खाली निगेटिव वर्ड बताओ तो कौन कौन निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड तो पहचानने आता है ना। वर्ड है आपके पास, वर्ड है लेग्यूमिनस, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। अर्थ का मैं बात नहीं कर रहा हूं। इन स्क्रूटनेबिलिटी, इन लगा है, ये निगेटिव है कि नहीं है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए बिगनेट्स, कोई निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। ये सॉरी, ये ऑप्शन 2 बार आ गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो इंटर विजिबिलिटी, ये इन नहीं है बउआ जी, ये इंटर है। जैसे हम लोग वर्ड बोलते हैं इंटर,
ठीक है। तो इंटर विजिबिलिटी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, इंटरकास्ट हो गया। तो इंटर का अर्थ होता है अंदरूनी, ये निगेटिव नहीं होता है। इन एक अलग वर्ड है, इंटर एक अलग वर्ड है। तो इंटर विजिबिलिटी तो होता है कि अंदर की चीज़ों को देखने की क्षमता, तो ये तो निगेटिव नहीं हो रहा है, तो ये तो निगेटिव नहीं हो रहा है। तो निगेटिव नहीं हो रहा है, तो निगेटिव आंसर कौन सा बच गया? दूसरा ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा भरेंगे? दूसरा, ये है इनस्क्रूटेबिलिटी। आंसर शुड बी सेकंड। बन गया, इजीली आंसर बन गया, आपके सामने आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे निगेटिव चीज को तोड़ना था। निगेटिव चीज को तोड़ेंगे तो ना करप्शन का कैंसर टूटेगा। तो निगेटिव चीज को तोड़ेंगे तो निगेटिव कौन सा था? 2। वर्ड का अर्थ नहीं पता है बाबा जी, तो भी आंसर बन गया। सेंस पे जितना आप लोग को पढ़ाया गया है, और हमेशा देखिएगा क्लास में बोला गया है निगेटिव पॉजिटिव वर्ड को ढूंढिए, उसके बारे में बताया गया है। ग्रामर को यूज किया गया है, किस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज हो सकता है। वर्ब की जगह एडजेक्टिव, ये भी क्लास में चर्चा किया गया है कई जगह, उस पर हमारा पिछला क्वेश्चन बना था। फ्रेज एंड क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। तो अप्लाइड ग्रामर, ग्रामर को अप्लाई कीजिए। ऐसे नाउन का परिभाषा, वर्ब का परिभाषा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको एप्लीकेशन में लाइए तो सवाल बनेगा। मैं सबका अर्थ आपको बतलाता हूँ। ये जो लेग्यूमिनस है, ये एक प्लांट का टाइप होता है, जैसे आपका दाल वगैरह होता है, जो भी नॉड से प्लांट होते हैं, जैसे पल्सेस होते हैं, पीज होता है, मटर होता है, ठीक है। जिसमें भी नॉड होता है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट जिसमें भी आते हैं प्लांट में, उस प्रजाति को लेग्यूमिनस कहा जाता है, ठीक है। जो आपके पास बिगनेट्स है, बिगनेट्स एक टाइप का क्या कहा जाए उसको, ठीक है, स्नैक्स होता है जो थोड़ा सा मीठा होता है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर वगैरह का मतलब ड्रेसिंग किया जाता है। एक तरह का केक होता है, गूगल पे फोटो वगैरह देख लीजिएगा बिगनेट्स का। स्क्वायर या राउंड शेप में छोटा छोटा केक होगा, उसके ऊपर पूरा शुगर वगैरह का मतलब ड्रेसिंग किया जाएगा, खाने वाला चीज़ होता है। अब ये सब वो वर्ड है बउआ जी जो बड़ा रेयरली देखने को मिलते हैं। कहाँ से याद रखिएगा आप? अब ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल वर्ड है, ये थोड़ा सा खाने पीने वाला वर्ड है, तो इतना वर्ड हमेशा याद थोड़ी ही रहता है। तो सेंस तो भगवान दिए हैं ना, सेंस लगाएंगे, नेगेटिव आंसर को ले लेंगे। और इंटर विजिबिलिटी होता है अंदर की चीज़ों को देखने की क्षमता। इंटर विजिबिलिटी, इंटर यानी अंदर, विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता। बन गया सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बउआ जी। हाँ भाई साहब, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? देखा जाए थोड़ा सा। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली आर्टिकुलेटेड इट्स एम। मैं वहीं पे पढ़ता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता है, बाकी के हिंदी से ना तो मुझे मतलब है ना आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है। हिंदी करने थोड़ी बैठे हैं जी। आर्टिकुलेटेड इट्स एम टू इम्प्रूव इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, ठीक है। अब देखिए फुल स्टॉप वहाँ हो गया, उससे कोई खास मतलब नहीं है। द गुड न्यूज इज दैट द गवर्नमेंट इज विलिंग टू वॉक द टॉक by dash administrative rules, by dash administrative rules to eliminate unwarranted government। अब देखिए बाबा जी, ये बाई है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, ये हो गया आपके पास नाउन। तो जब प्रीपोजिशन यहाँ पे आ गया, प्रीपोजिशन के बाद खाली स्थान और यहाँ पे नाउन आ गया, तो यहाँ पे एक ही चीज बचता है, वो होता है वर्ब का चौथा रूप यानी कि जिरंड, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं बाई विजिटिंग या मीटिंग राम, राम से मिलके। हम लोग बोलते हैं बाई टेकिंग कॉफ़ी, हम लोग बोलते हैं बाई राइटिंग अ लेटर। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे सिर्फ वर्ब का चौथा रूप बचेगा, कुछ और बच नहीं रहा है। ध्यान से, सिंपल ग्रामर। ये बाई है बउआ जी, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स नाउन हो गए, तो बीच में क्या आएगा? वर्ब फोर के अलावा और क्या आ सकता है? कुछ तो आएगा नहीं, बेसिक सा ग्रामर है। तो बेसिक ग्रामर अगर आपका क्लियर है तो सिर्फ आई ढूंढिएगा। दो वर्ड है, प्रोफेनिंग और ट्विकिंग, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। अर्थ गया तेल लेने, अर्थ गया तेल लेने, मुझे अर्थ से मतलब नहीं है। आंसर दो होगा, प्रोफेनिंग या ट्विकिंग। अब यहाँ पे अर्थ चाहिए, यहाँ पे ग्रामर फंसा। ग्रामर ने आपको यहाँ तक आंसर दे दिया, अब यहाँ से आपको आंसर लेना होगा। ध्यान से अब आपको समझना होगा, बाय डैश एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स टू एलिमिनेट अनवारंटेड गवर्नमेंट्स। अनवारंटेड चीज़ों को हटाने के लिए रूल्स को क्या करना होगा? ठीक है, रूल्स को सख्त करना होगा या बेहतर करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बउआ जी। प्रोफेन वर्ड बनता तो प्रो से है, लेकिन ये बड़ा निगेटिव वर्ड है प्रोफेन, ये याद कर लीजिएगा, याद करने वाला वर्ड आता है पूरे यहाँ पे। प्रोफेन का अर्थ होता है उसको बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है, ठीक है, डर्टी कर देना, बड़ा निगेटिव वर्ड है ये, ठीक है। और ट्विक का अर्थ होता है मॉडिफाई, ट्विक का अर्थ बउआ जी होता है मॉडिफाई, मॉडिफाई। और प्रोफेन का अर्थ होता है, ठीक है, मेक वर्स, उसको बर्बाद कर देना, खराब कर देना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्विकिंग।
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, बेहतर करेगा ना, टू एलिमिनेट अनवारंटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बन के सामने आ गया। तो देखिए ग्रामर ने मुझे आंसर 5 में से 2 तक पहुंचा दिया था। तो कभी कभी तो वोकैब की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रोफेन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुछ ही वर्ड होते हैं जो प्रो से स्टार्ट होते हैं और निगेटिव होते हैं, उसमें से एक वर्ड है प्रोफेन। तो इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से बताइएगा। देखिए चूंकि पहला सेट का डिस्कशन है और मैं भी डिस्कशन पहली बार ही मतलब वीडियो के थ्रू बता रहा हूं। अभी तक तो मैं 12 क्वेश्चन देता था, सिंपल क्वेश्चन देकर आपको समझा रहा था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बुआ जी, मेरा खुद के मन से दिया हुआ नहीं है। मतलब इसी तरह का लेवल रहता है, मैं आपको दिखाना चाहता था। क्लर्क का ही क्वेश्चन है, तो इसी स्तर के क्वेश्चन को बनाने से फायदा होगा। तो मैं भी पहली बार ही वीडियो पर डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो हो सकता है मैं थोड़े से हड़बड़ी में हूँ, श्योर हड़बड़ी में हूँ अंदर से। क्लासरूम होता तो मैं इससे ज़्यादा कंफर्टेबल, या मैं लाइव रहता तो मैं इससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता, मुझे समय का टेंशन नहीं होता। यहाँ पे कैमरा में आगे दिख रहा है कि 50 मिनट हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं हड़बड़ी में हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा, और आ रहा होगा तो प्लीज़ अप्रिशिएशन कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए भी तो पहला मतलब एक्सपीरियंस है ना वीडियो के थ्रू डिस्कस करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Supreme Court's clarification that fatwas issued by Sharia courts or muftis had no legal basis and hence could not be enforced as important social dash। सोशल के बाद बउआ जी हमको चाहिए नाउन, और सवाल यहाँ पे बन गया। कैसे सवाल बन गया ध्यान से देखा जाएगा, और अपने अप्रोच को देखिए। शुद्ध ग्रामर लगा रहा हूँ मैं, शुद्ध ग्रामर। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स क्लैरिफिकेशन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PRINCIPAL, प्रिंसिपल्स क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन that applications without guardian's signature could not be counted। मैं यहाँ पे could not be counted as legal। वो जी ध्यान से देखा जाएगा। मैंने इसी सेंटेंस को एक आसान रूप में दे दिया है। प्रिंसिपल्स क्लैरिफिकेशन मतलब प्रिंसिपल ने क्लैरिफाई किया है दैट एप्लीकेशंस, की जो एप्लीकेशंस है विदाउट गार्जियन सिग्नेचर, जिस पे गार्जियन का सिग्नेचर नहीं है, कुड नॉट बी काउंटेड एज लीगल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स। सोचना आप लोग का है बउआ जी, डॉक्यूमेंट होगा या डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एप्लीकेशंस है ना, खुद सोचिएगा। एप्लीकेशंस विदाउट गार्जियन सिग्नेचर कुड नॉट बी काउंटेड एज लीगल डॉक्यूमेंट की लीगल डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशंस है तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ना, क्योंकि एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, और एप्लीकेशन होता तो डॉक्यूमेंट होता। सेम पैटर्न यहाँ पे, जब यहाँ पे फतवाज दिया गया है, फतवाज इशूड बाय शरिया कोर्ट्स और मुफ्तीज हैड नो लीगल बेसिस एंड हेंस कुड नॉट बी एनफोर्स्ड एट इंपॉर्टेंट सोशल। तो यहाँ पे जो भी वर्ड, जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रूज, यहाँ पे एब्स्ट्रूजनेस है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। नेस जैसे कोल्डनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है। रेमिफिकेशंस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। वर्ड आपके पास, इसको पढ़ते हैं स्मैल्च, ठीक है, स्मैल्ची। और वर्ड आपके पास कुलिनरी, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आंसर क्या हो गया सी, प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसी भी वर्ड के अर्थ का कोई इस्तेमाल नहीं था, किसी भी वर्ड के अर्थ का कोई इस्तेमाल नहीं था। सिंपल ग्रामर लगाए बउआ जी, सवाल आपके सामने बना दिए हैं। जब एप्लीकेशंस है तो डॉक्यूमेंट्स होगा, एप्लीकेशन होता तो डॉक्यूमेंट होता। जब फतवाज दे दिया गया तो मुझे यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए था, एक ही ऑप्शन में था, बन गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मेरा खुद का दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, और उस पर मैं नियम को अप्लाई कर रहा हूँ। जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, जो ग्रामर आप जानते हैं, उसको अप्लाई करना होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ उसको पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ, ठीक है। कुलिनरी का अर्थ होता है रिलेटेड टू किचन, ठीक है। सिमैलजी का अर्थ होता है इमोशनल,
ठीक है। मैंने इसको याद किया है सेंटिमेंटल जी, ठीक है। सिमैलजी को मैंने याद किया है सेंटिमेंटल जी, सेंटिमेंटल जी बराबर सिमैलजी, मतलब इमोशनल जो कि सेंटिमेंटल होता है। मन करेगा तो लिख भी लीजिएगा सेंटिमेंटल जी बराबर सिमैलजी। रेमिफिकेशंस का अर्थ होता है स्प्राउटिंग या ब्रांचेज, स्प्राउटिंग या ब्रांचेज, जो ब्रांचेज निकलते उसको रेमिफिकेशंस कहा जाता है। और एब्स्ट्रूजनेस का तो अर्थ बुआ जी हो जाता है मूर्खता, मूर्खता, ठीक है, याद कर लीजिएगा एब्स्ट्रूज। और कैरेड का बहुत अर्थ होता है गेस्चर, कुछ नहीं होता है गेस्चर या इशारा, मतलब किसी को, ठीक है। स्पूफ भी इसका साइन होता है, स्पूफ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये आजकल बहुत ज़्यादा चलता है स्पूफ, इंटरनेट वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे स्पूफ वर्ड आता है। स्पूफ क्या होता है बुआ जी? जैसे कि किसी का मतलब मिमिक्री करना नकल के जैसा, ठीक है, जिससे सामने वाले को हंसी आ जाए, तो उसको गेस्चर भी कह सकते हैं, स्पूफ भी कह सकते हैं। तो स्पूफ इसका साइन होता है। इंटरनेट्स वगैरह पे बहुत सारे स्पूफ आते हैं, जैसे बाहुबली का स्पूफ आएगा तो कोई एगो मतलब दुबला सा गरीब जैसा बाहुबली रहेगा, वो कुछ बोलेगा, हंसी आएगा, उसको स्पूफ भी कहा जाता है। मिमिक्री का एक छोटा सा रूप कह सकते हैं, हंसाने वाला। तो वर्ड्स याद हो गए होंगे, लेकिन बन तो गया था बिना वर्ड के ही ना बुआ जी। चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अप्रोच देखिए और अप्रोच सीखिए। हमारे पास 30 दिन का समय है, अगर 30 दिन में हम लोग 30 सेट बना लेते हैं और इस अप्रोच को थोड़ा सा भी सीख लेते हैं, तो एग्जामिनेशन में पहले अगर आपका 10 नंबर आता था तो वो 16 नंबर में तो तब्दील हो जाएगा। पहले 6 नंबर आता था तो वो 12 नंबर तो हो ही जाएगा। 5-6 नंबर तो इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। पहले से तो कुछ आप लोग ला ही रहे हैं ना जी। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा बुआ जी? जुडिशियरी हैज बीन इंचिंग टुवर्ड्स। अब देखिए आप लोग काफी कुछ समझ गए हैं, ठीक है, कि मेरा अप्रोच क्या हो रहा है। देखिए सवाल कैसे बनेगा, इतना दूर तो पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो फुल स्टॉप पे टाइम पास किया है, हमको यहाँ से मतलब है। बट द प्रोसेस रिमेन्स इनमेस्ड इन सच अ लीगल डैश, यहाँ पे नाउन चाहिए, नाउन, दैट ऑर्डिनरी पेशेंट्स कैन हार्डली होप टू बेनिफिट। बुआ जी आप बस ये बताइए कि सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है? ऑर्डिनरी पेशेंट्स कैन हार्डली होप टू बेनिफिट। ऑर्डिनरी पेशेंट्स को बेनिफिट होने का उम्मीद नहीं है। ऑर्डिनरी पेशेंट्स को हार्डली नहीं होता है ना के बराबर, तो ऑर्डिनरी पेशेंट्स कैन हार्डली होप, वो लोग शायद ही मतलब उम्मीद कर सकते हैं टू बेनिफिट, के फायदा होगा इससे। नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे यहाँ नेगेटिव वर्ड चाहिए। अब बउआ जी आप एक काम कीजिए, इन सब में से जो सबसे नेगेटिव वर्ड आपको लग रहा है अर्थ जाने बिना लगाइए। कौन सा नेगेटिव वर्ड है बउआ जी? देखिए तो आई एम लगा के नेगेटिव बनाते हैं कि पॉजिटिव बनाते हैं? जैसे परफेक्ट का उल्टा क्या होता है? इम्परफेक्ट। इम या इन लगा के क्या करते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। इसमें तो कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रहा है, क्रिप्टोग्राम में नेगेटिविटी दिख नहीं रहा है, क्लेमेंसी में नेगेटिविटी दिख नहीं रहा है, फिल से दुनिया का सारा वर्ड पॉजिटिव वर्ड बनता है, एक ही नेगेटिव वर्ड है, इम्बार्गलियो लगा दिया जाए। इम्बार्गलियो बन गया। इम लगा के या इन लगा के या ए लगा के, ए इम या इन लगा के क्या करते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। बन गया आंसर, तो दिक्कत कोई था ही नहीं। क्यों सर फोड़ना था? क्यों अर्थ नहीं आ रहा है तो नहीं बनाएंगे? डिफिकल्ट वर्ड्स है, वर्ड्स याद करेंगे, द हिंदू का वर्ड याद करेंगे, कीजिए, वर्ड याद कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्ड याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा। देखा जाए, अब मैं सारा का अर्थ आपको बतलाता हूँ। इम्बार्गलियो को मैंने याद कर लिया है आईब्रो। अब अपना आईब्रो ऐसे कब करते हैं? जब कोई कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, तो इम्बार्गलियो को मैंने आईब्रो से याद कर लिया है। ये कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्ट सिचुएशन को दिखलाता है। सबटल का अर्थ होता है इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। क्रिप्टोग्राम एक वर्ड होता है इनक्रिप्ट, आजकल फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे लिखता है इनक्रिप्टेड है, कोडेड है, सिक्योर्ड, उसको कहा जाता है। क्लीमेंसी का बहुत अर्थ होता है काइंड, और फिलैंथ्रोप का भी अर्थ होता है काइंड। फिलैंथ्रोप जो मानव जाति से प्यार करता है उसको फिलैंथ्रोप कहते हैं। सारा वर्ड याद कर लीजिएगा, वर्ड्स भी लिख लीजिए, लेकिन अप्रोच सीखिए कि अप्रोच मैं कैसा कर रहा हूँ, सवाल को मैं कैसे बना रहा हूँ। और अगर अच्छा लग रहा है अप्रोच तो प्लीज़ बतलाइएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पहली बार वीडियो पर डिस्कशन ले रहा हूँ, नॉट फीलिंग दैट मच ऑफ कंफर्टेबल, फिर भी ले रहा हूं। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज अप्रिसिएशन दीजिएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन लगे कि हड़बड़ी में मैं हूं या आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो भी बताइएगा, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। क्लासरूम होता तो कंप्लेन नहीं आने देता, लेकिन वीडियो है। चलिए, हाँ, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मेंशन्ड सेंटेंसेस। बाबा जी करेक्ट सीक्वेंस इसमें बताना है ना, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बतला देते हैं। अच्छा, इसको आप लोगों ने कैसे बनाया बाबा जी? पूरा पढ़ के गर्द उड़ा दिए होंगे, पूरा पढ़ के बनाए होंगे, ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखा जाएगा। कभी भी सेंटेंस अरेंजमेंट जब ऐसा बनाना हो तो दुनिया का सबसे आसान चीज है कमजोर कड़ी को ढूंढिए। कमजोर कड़ी, इस पर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को बनवाना शुरू किया था, तब तक तो SBI आ गया।
तो प्रैक्टिस थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। कमजोर बिंदु को ढूंढिए। देखिए कमजोर बिंदु कहाँ है। कमजोर बिंदु है बउआ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द मिडिल। अच्छा, जब द मिडिल लिखा हुआ है तो पहले मिडिल का कहीं चर्चा हुआ होगा। किसी चीज के आगे द कब लगता है बउआ जी? जब उसका पहले कहीं चर्चा हुआ है। मतलब ये पहला लाइन तो नहीं होगा, इसका पहले मिडिल कहीं आया होगा। अब यहाँ पे बुआ जी देखिए लिखा हुआ है द अर्ली मिडिल। आप बताइए पहले मिडिल या पहले अर्ली मिडिल, ये आपको बताना है। पहले मिडिल या पहले अर्ली मिडिल? तो अर्ली मतलब होता है पहले, तो पहले अर्ली मिडिल आएगा उसके बाद ना मिडिल आएगा जी। पहले अर्ली मिडिल उसके बाद मिडिल, पहले अर्ली मिडिल उसके बाद मिडिल। तो श्योर है कि ये वर्ड सी से पहले आएगा। अब और देखा जाएगा तो यहां लिखा है दिस मिडिल, ये तो मिडिल के बाद आएगा। ठीक है, कहीं और मिडिल लिखा है जी? नहीं, और तो कहीं मिडिल नहीं दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दिख रहा है। अब सवाल आपका बन गया, सबसे पहले सी होगा, सी के बाद ई होगा, ई के बाद ए होगा। पहले द अर्ली मिडिल होगा, उसके बाद दिस मिडिल होगा। दिस क्या करता है? तुरंत बाद को दिखलाता है। उसके बाद होगा इन अदर वर्ड्स द मिडिल। द मिडिल यानी पहले उसका चर्चा हो चुका है और इन अदर वर्ड्स बाद का बात कर रहे हैं। तो हम लोग को देखना है पहले आपका होगा सी ई और ए। सी ई ए किस में दिख रहा है बउआ जी? सी ई और ए, ले तो किसी में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग को हाँ दिख रहा है सी डी ई ए दिख रहा है, सी डी ई ए। तो जरा डी को देखते हैं। ओ माय गॉड, सॉरी, देखिए आई वाज मिसिंग मिडिल। देखिए फिर से मिडिल आ गया। देखिए मैं मिस कर रहा था, लेकिन मेरे को सी ई ए ढूंढना था। यहाँ पे सी ए दिख रहा था, यहाँ पे सी ई ए दिख रहा था तो बीच में बी डी था, ये भी माइंड में था। यहाँ पे सी ई ए था तो बीच में डी था, ए ई था। तो बस मैं इसको चेक कर रहा था, इस दोनों में से किसी को चेक करता। तो यहाँ क्या छूट गया था हमारा? मिडिल यहाँ पे दिख रहा है। तो मिडिल था तो श्योर था पहले अर्ली मिडिल, तब मिडिल, उसके बाद दिस मिडिल, उसके बाद मिडिल। तो श्योर आंसर हो जाएगा हमारा सी डी ई ए बी। सी डी ई ए बी शुड बी द आंसर। बन के सामने आ गया। अगर ये नहीं होता तो मैं कौन सा चेक करता? सी बी डी ए। तो बी में तो देखिए कोई भी हम लोग को दिख नहीं रहा है मिडिल जैसा कुछ, तो वर्ड्स मैच हुए नहीं। बन गया आराम से। कितना पढ़े? कम से कम पढ़े। मैं फिर कह रहा हूँ ये मेरा दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिर्फ अप्रोच को चेंज करना है, रिजल्ट तो एकदम आएगा। चलिए, माय गॉड, 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो हो गया है बउआ जी। दिक्कत अपलोड होने में होगा बहुत दिक्कत, क्या किया जाए। चलिए माय गॉड, बहुत क्वेश्चन बाकी है। चलिए देखिए तो बउआ जी कैसे बनेगा ये। कोई कमजोर बिंदु ढूंढा जाए। कमजोर बिंदु, कमजोर बिंदु कहाँ आ रहा है बउआ जी? चलिए कमजोर बिंदु मिल गया। इसको मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है। कमजोर बिंदु का अर्थ होता है जो नाउन प्रोनाउन होता है, कुछ वर्ड्स रिपीटेड होते हैं, वो इसको पढ़ाऊंगा तो पूरा 2 दिन 3 दिन का वीडियो इसी पे बन जाएगा बउआ जी, और बहुत समय कम है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा बउआ जी। यहाँ लिखा है दे, ध्यान से देखा जाएगा दे। चलिए दे यहाँ किसके लिए आया है बउआ जी? दे तो किसी प्लूरल नाउन के लिए आया होगा। तो एनालिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस, ये प्लूरल नाउन है। कोई और प्लूरल नाउन तो आपको दिख नहीं रहा है, तो श्योर है कि ए के बाद बी आएगा। ये तो श्योर हो गया कि ए के बाद बी आएगा। तो ए के बाद बी किस किस ऑप्शन में है थोड़ा देख लीजिए। 1 में है ए के बाद बी, 2 में ए के बाद डी है तो काट दीजिए, क्योंकि नाउन के बाद तो प्रोनाउन आएगा ना। फिर 3 में है, 4 में है, 5 में है। मतलब सिर्फ 2 आंसर नहीं होगा, ध्यान से देख रहे हैं, 2 आंसर नहीं होगा, 1 3 4 5 हो सकता है। अब देखिए अप्रोच नंबर 2। अब पहला लाइन या तो सी होगा या डी होगा या ई होगा। तो सी को पढ़ते हैं। सी है बट दिस इशू। अच्छा, पहला लाइन में दिस इशू कैसे हो जाएगा? पहले इशू आएगा उसके बाद ना दिस इशू आएगा। तो सी पहला लाइन नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 काट दिया गया। दिख रहा है थोड़ा सा लाइट का इशू, फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ई 2 बार है, और डी में लिखा है सिंस इंडिया इज कॉन्स्टेंटली इन इलेक्शन मोड। अच्छा, इस लाइन में कोई प्रोनाउन नहीं है। सिंस और देयर ये एक बहुत अच्छे स्टार्टर होते हैं। सिंस से भी वाक्य शुरू होता है, देयर से भी वाक्य शुरू होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई में लिखा है न्यू पैटर्न्स आर इग्नोर्ड, ये बहुत सही है। आगे लिख दिया है इन द ऑब्सेशन। अच्छा, पहले बउआ जी ऑब्सेशन आएगा, उसके बाद ना द ऑब्सेशन आएगा। ऑब्सेशन यानी होता है डेस्परेटी, सॉरी
वो क्या होता है, डिस्पेरेसी। तो इन द ऑब्सेशन, तो पहले ऑब्सेशन उसके बाद द ऑब्सेशन, तो ये पहला लाइन तो हो नहीं सकता है क्योंकि पहले लाइन में तो पहले ऑब्सेशन आएगा ना। सबसे सेफ लाइन कौन है, डी। तो हम लोग आंसर कौन ले लेंगे, ई कट गया और ये कट गया, तो DABEC, DABEC कैसे बना बउआ जी, ए और बी का पहले रिलेशन ले लिए, फिर देखें पहला लाइन कौन सा है, तो पहला लाइन हमारा सी नहीं हो सकता था दिस इशू के कारण, ई नहीं हो सकता था द ऑब्सेशन के कारण, तो डी पहला लाइन हो गया, तो DABEC हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अप्रोच मैं आपको बतला रहा हूँ, वह अप्रोच मुझे ज़रूर बतलाएगा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छा लगेगा तो ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है प्लीज़। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ बउआ जी देखिए, तो क्या अप्रोच होना चाहिए, कमजोर बिंदु ढूंढे, कमजोर बिंदु, वेयर इज द कमजोर बिंदु। सॉरी, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा फॉल्ट है, सॉरी फॉर दैट। इस क्वेश्चन में जो दिस आर लिखा है ना बुआ जी, इट शुड बी देयर आर। ये मुझे भी बाद में पता चला, मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया था वहाँ पे दिस आर लिखा था, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे मालूम चला ये देयर आर होना चाहिए था, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये देयर आर होता तो आप लोग इसको बना लिए होते। पहला लाइन यही हो गया और ए पे एक ही ऑप्शन है, तो आंसर शुड बी 2, और आप लोग का ये बन जाता अगर देयर होता तो। देयर एक बहुत अच्छा स्टार्टर होता है वाक्य के लिए, उसको दिज को हटा के देयर कर लीजिएगा, और अगर ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो इसका दूध बात है, इसका 1 नंबर जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बउआ जी। कमजोर बिंदु का है बउआ जी, कमजोर बिंदु को बनाया जाए, क्या इसका आंसर होगा, कहां से अप्रोच किया जाए। बट दिस कंपल्सन नहीं, बट इट कैन नॉट बी द आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, द नीड फॉर टॉलरेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड प्रिक्लूड्स द इम्परेटिव ऑफ गेम, all it can be is a goal। कोई कमजोर बिंदु यहाँ कैसे नहीं दिख रहा है बउआ जी, कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए। बन गया, देखिए मिल गया, कमजोर बिंदु दिखा बउआ जी, दिस कंपल्सन। बउआ जी पहले कंपल्सन आएगा उसके बाद ना दिस कंपल्सन आएगा, कमजोर बिंदु देखिए बार बार दिस या प्रोनाउन को पकड़िए, प्रोनाउन दिस कंपल्सन, पहले कंपल्सन आएगा तब तो दिस कंपल्सन आएगा। और यहाँ लिखा बउआ जी इज ए कंपल्सन, तो ये तो दुनिया में सबको पता चल गया होगा कि बी के बाद भाई साहब ई आए होंगे, पहले कंपल्सन उसके बाद दिस कंपल्सन, तो बी के बाद ई, इसमें बी के बाद ई है, इसमें बी के बाद ई नहीं है, इसमें बी के बाद ई नहीं है, इसमें ई के बाद बी है, गलत हो गया, इसमें बी के बाद ई है, यानी आंसर या तो होगा आपका 5वां या आंसर होगा दूसरा। अब ये बी से स्टार्ट है, द नीड फॉर टॉलरेंस, और ये डी से स्टार्ट है, ऑल इट कैन बी इज अ गोल फॉर अ पॉलिटी विथ डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटी एंड लिंगुअल प्रोलिफिस, ये है आपके पास प्रोलिफिशियंसी, प्रोलिफिसिएसी। तो आंसर हमारा 2 होगा या 5 होगा, सोचने वाली बात है, देख लेते हैं। या तो आंसर हमारा, अच्छा BE यहाँ हो गया, BE यहाँ हो गया, तो BE हमारे पास 2 है, DCABE और BEADC। तो द नीड फॉर टॉलरेंस, और कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है बाबा जी। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, क्वेश्चन अच्छा है तो इसको बनाना होगा ना तरीका से। तो अब देखा जाए कोई ना कोई रिलेशन तो हम लोग को मिलेगा। BE और A में कोई रिलेशन है, E में लिखा है बट दिस कंपल्शन मस्ट नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ डिक्टेट, इट इज फर्दर अ सेफ गार्ड फॉर अ होमोजीनियस सोसाइटी, बट इट कैन नॉट बी द आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर अ सोसाइटी। मिल गया बउआ जी। बट 2 बार लगातार बट नहीं आएगा, 2 बार लगातार बट आने में दिक्कत है बउआ जी, लगातार कॉन्ट्ररी वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा E और A एक साथ नहीं होना चाहिए, हाँ इसका आंसर हमारा होना चाहिए DCAEB। अब चूंकि कंफ्यूजन था तो इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे। डी में हम लोग को बोल रहा है बउआ जी, ऑल इट कैन बी इज अ गोल फॉर अ पॉलिटी विथ डाइवर्स रिलीजियस आइडेंटिटीज, कल्चरल एंटिटीज एंड लिंगुअल प्रोलिफिशियंसी, ठीक है। अगला हमारे पास है डी के बाद सी में लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड प्रिक्लूड्स द इम्परेटिव्स ऑफ गेम, सही है। DC के बाद A है बट इट कैन नॉट बी, A के बाद आ गया B द नीड फॉर टॉलरेंस, और B के बाद आ गया E बट दिस कंपल्शन,
हाँ एकदम सही है, आंसर शुड बी 2। देख रहे हैं कैसे बना, थोड़ा सा टाइम लगा इस पर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ, लेकिन ये सवाल हम लोगों से बना। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा का एंगल गड़बड़ हो रहा है। थैंक यू। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे बनाइए। चलिए, एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, एंगल ठीक है कैमरा का। वेट, कैमरा का एंगल थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सॉरी। एक वीडियो एक्चुअली बंद हो चुका है, 1 घंटा का हो गया, तो फिर दूसरा वीडियो चल रहा है, फिर दोनों को कंपाइल करके देना होगा। सवाल इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कोई क्वेश्चन अच्छा होता है। चलिए इसको देखिए तो बाबू जी कैसे बनेगा, कमजोर बिंदु ढूंढा जाए। ये तो वही क्वेश्चन है, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। देखा जाए, देखिए तो बाबू जी इसमें क्या बनेगा, कोई कमजोर बिंदु दिख रहा है इसका। बन गया, इसमें तो बहुत सारा कमजोर बिंदु है। ध्यान से देखिए बाबू जी, यहां पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द बेसिस ऑफ अ कम्युनिटी वाज शेयरिंग एवरीथिंग बिलोंग टू एवरीवन एंड ही। अच्छा, ही आया है तो ही किसी ना किसी के लिए आया होगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेसेसिटी ऑफ हिज लाइफ, अच्छा हिज लाइफ आया होगा, तो फिर अभी नाउन हम लोग को नहीं मिल रहा है। टुडे सच इज द आयरनी दैट मैन, टुडे सच इज द आयरनी दैट मैन, पहले तो उसका भी चर्चा किया होगा क्योंकि लिखा है सच इज द आयरनी, अभी ऐसा हालत है, तो पहले तो नॉर्मल हालत बताया होगा ना। डिस्पाइट बीइंग फिजिकली वीकर देन मेनी एनिमल्स, ही के पहले कोई नाम आया होगा। दैट मैन इज ए सोशल एनिमल, ये पहला लाइन है बउआ जी, मैन इज ए सोशल एनिमल, जनरल सेंटेंस भी है, मतलब पहला लाइन ई होना चाहिए, तो आंसर 1 लगा के निकल जाइए, बन गया सवाल, इजिली बन गया, कोई टेंशन नहीं है। पहले मैन आएगा उसके बाद ही ना सारा ही आएगा। अब देखिए मैन इज ए सोशल एनिमल, और अब लिखेगा टुडे सच इज द आयरनी दैट मैन सोशल एनिमल दैट ही हैज बिकम थॉरली सेल्फिश। तो जो श्योर है कि पहले अच्छा बात बोलेगा तब बोलेगा, नहीं कि आज ऐसा आयरनी, आयरनी एक तरह का व्यंग होता है, तो आयरनी हो गया कि जो सोशल एनिमल है वो सेल्फिश हो गया है। समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहा है, अप्रोच को सीखिए। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन। चलिए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को देखना है बउआ जी। चलिए पहला हमारे पास है यंगेस्ट, यंगेस्ट तो बिल्कुल सही लिखा है, अर्थ भी आप लोग को पता होगा। इम्यूलेटेड बिल्कुल सही है, इम्यूलेटेड होता है, ठीक है, इम्यूलेटेड कह सकते हैं, देयर बाय इम्यूलेटेड कॉम्पैट। इम्यूलेटेड होता है बउआ जी जो लक्ष्य के प्रति थोड़ा सीरियस होता है, ठीक है, उसको इम्यूलेटेड कहा जाता है। एकदम सही लिखा है। अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY सही है। लीगन इन द चेस वर्ल्ड, लीगन का अर्थ होता है वेरियस, वेरियस बहुत सारे, लीगन का अर्थ होता है वेरियस बहुत सारे, सेवरल। तो इसमें तो कोई एरर नहीं बउआ जी, इसमें आंसर हो जाएगा नो एरर। इसमें देखा जाए क्योटिक, CHAOTIC, क्योटिक का अर्थ होता है उथल पुथल मचा हुआ, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। रेफरेंडम, REFERENDUM, रेफरेंडम का अर्थ बउआ जी होता है जनमत संग्रह, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। हाँ, अगला वर्ड आपके पास है, ठीक है, कैंपेनर, CAMPAIGNER, कैंपेनर, कैंपेनर का वो अर्थ होता है एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सही वर्ड है। पार्लियामेंट्री, PARLIAMENTARY, एरर यहाँ पे है बउआ जी, पार्लियामेंट्री में TARY होना चाहिए, TARY। ये तो स्पेलिंग रूल्स है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग रूल्स है तो आपको पढ़ना होगा ध्यान से, ठीक है। तो स्पेलिंग रूल्स देखिए, पढ़ाने का तो समय नहीं है, तो जो पहले से पढ़े हैं उसको यूज कीजिए। क्लासरूम में स्टडी में तो पढ़ाई होता है, स्पेलिंग रूल्स तो पढ़ाया जाता है ना, कहाँ पे ERY, कहाँ पे ARY लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स, थोड़ा सा मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो भी 10 मिनट का हो गया है। द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज टू इंश्योर, चलिए कॉर्शन, फियर और कॉर्शन, कॉर्शन का भी अर्थ होता है डर या भय, बिल्कुल सही है। स्विर्लिंग, स्विर्लिंग का अर्थ होता है ट्विस्ट या फिर घुमावदार, जैसे नहीं स्प्रिंग जैसे होता है ना, ठीक है, स्पाइरल वैसा होता है स्विर्लिंग। सबभर्षण का अर्थ होता है उथल पुथल करना, जैसे कि किसी सरकार को या राजा को अगर उखाड़ के फेंकना है तो उस घटना को सबभर्षण कहा जाता है, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखिए एजर्शन, एजर्शन का स्पेलिंग गलत है, ASSERTION, एजर्शन में सिंगल टी होगा, एरर यहाँ पे, एजर्शन को सुधार लीजिएगा। एजर्ट का अर्थ होता है टू इम्पोज द फोर्स, एजर्ट करना, बन गया। चलिए विथ द राइज ऑफ द रेनिसेंस, रेनिसेंस का वो अर्थ होता है पुनर्जागरण या फिर पुनरुत्थान, ध्यान से देखा जाएगा। रेनिसेंस का अर्थ होता है, सॉरी अरे इधर जाओ यार, रेनिसेंस का अर्थ होता है, ठीक है,
पुनर्जागरण या फिर पुनरुत्थान, बिल्कुल सही लिखा है। ज्योग्राफिकल, GEOGRAPHICL, बिल्कुल सही लिखा है। मिस स्पेल्ड है तो एकदम उसको हड़बड़ी में बना सकते हैं। देखिए पोर्ट्रे कोई वर्ड नहीं होता है बुआ जी, पोर्ट्रे होता है, पोर्ट्रे रियलिटी, रियलिटी को दिखाना। पोर्ट्रे का अर्थ क्या होता है? दिखाना। सुधार दीजिएगा, हो जाएगा PORTRAY, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट्रे हो जाएगा। और एरिस्टोटलियन, ये होता है रिलेटेड टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने जो बतलाया था, अरस्तु ने जो बतलाया था, तो बिल्कुल सही है। इसमें का आंसर भी मैच कर लीजिएगा। चलिए, प्रोपिटस स्पेलिंग गलत है बुआ जी, वाज ऑल्सो नॉट प्रोपिटस फॉर गुड। प्रोपिटस होता है बेहतर, तो प्रोपिटस में सिंगल टी होता है, प्रोपिटस में बुआ जी सिंगल टी होगा, प्रोपिटस, PROPITIOUS। आंसर यहीं बन गया, ठीक है। ये जो वर्ड है पॉपुलिज्म, ये एक थ्योरी होता है जो सरकार के खिलाफ और लोगों के लिए, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ और जो छोटे लोग हैं उनके लिए जो थ्योरी होता है उसको पॉपुलिज्म कहा जाता है। इंटरफर्ड तो जानते हैं, इंटरफेयर करना, टांगा रहना, अननेसेसरी जानते हैं, बिल्कुल सही है। इसका स्पेलिंग गलत था, सुधार लीजिएगा। ये सब मार्क्स एग्जाम में आ जाना चाहिए। द सेंटेंस बिलो आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, देयर इज अ एरर इन एनी पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, फाइंड आउट विच पार्ट कंटेन्स एरर। थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी कॉमन एरर बहुत लंबा चौड़ा आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस आ जाए, भर्ब भर्ब भर्ब, क्या पकड़ना है? भर्ब, भर्ब को पकड़िए सवाल बन जाएगा, भर्ब को पकड़िए सवाल बन जाएगा। बहुत कम क्वेश्चन प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से होता है, एडजेक्टिव से होता है, वो आपसे बन जाएगा। भर्ब पकड़िए, सवाल मैक्सिमम बन जाएगा। देखा जाए, ध्यान से देखेंगे। द इंडियन आर्मी प्राइड्स, आर्मी के लिए प्राइड्स लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। आर्मी हमारा जो है कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल भी होता है आर्मीज, तो आर्मी के लिए सिंगुलर वर्ब लगा है। इटसेल्फ ऑन अ लॉन्ग एंड ऑनरेबल ट्रेडिशन इन गार्डिंग, सही है। द रिपब्लिक, इंडीड, इट ऑपरेट, बुआ जी बन गया, इट ऑपरेट, इट ऑपरेट, तो इट के बाद ऑपरेट्स होना चाहिए ना, तो बी में गलती है। तो देखिए ए एंड बी, ए में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन बी में गलती है, तो आगे पढ़ना ही नहीं है, सीधे आंसर क्या लगा देंगे? ओनली बी। ध्यान से देखिएगा, आगे नहीं पढ़ें, क्योंकि बी पे दो ही ऑप्शन था, या तो ए एंड बी था या फिर ओनली बी था, तो ए तो बिल्कुल सही था, बी बना दिए, तो आगे क्यों पढ़ें? हाँ, बी सी होता तो बी और सी भी पढ़ते, बी डी होता तो बी और डी भी पढ़ते, आंसर हो जाएगा ओनली बी, सिर्फ बी में गलती है, बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। द रेपुटेशन ऑफ इंडियाज नेशनल एयर करियर फॉर मेकिंग, फॉर के बाद आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव लॉसेस, एकदम सही है, इज क्लोजली मैच्ड एंड ऑल्सो लिंक्ड टू इट्स ऑपरेशनल इफिशियंसीज। द इशू ऑफ वेदर द एयरलाइन हैज, एयरलाइन के बाद हैज बिल्कुल सही है। फ्यूचर हैज, फ्यूचर के बाद हैज बिल्कुल सही है। बिन फ्रिक्वेंटली पोज्ड, बट द क्वेश्चन हैव, बन गया। क्वेश्चन के बाद हैव, क्वेश्चन सिंगुलर है ना बउआ जी, तो क्वेश्चन के बाद क्या चाहिए? हैज चाहिए ना, तो गलती डी में है, तो ओनली डी आंसर लगा देंगे। ई पढ़ने से बच गए। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ भर्ब, क्या कर रहे हैं? सिर्फ भर्ब। भर्ब को कैच कीजिए, नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन सब कैच हो जाता है, खुद ही हो जाता है, वो सब बहुत ओबियस होता है। भर्ब पकड़िए, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाउन छोड़ दीजिए, वो ओबियस गलतियां होती हैं, वो दिख जाएंगी आपके सामने आएंगी, तो मैक्सिमम गलती भर्ब से होगा। भर्ब को मैच कीजिए, बन जाएगा। सब्जेक्ट भर्ब देखिए, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सेप्टिसिज्म ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज, और बहुत हिंदी से मतलब नहीं है, बस भर्ब देखिए। अपार्ट देयर इज डेफिनेटली अ केस फॉर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड, बउआ जी बन गया। कॉन्स्टेंट के साथ कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग होता है, कॉन्स्टेंटली ग्रोन नहीं होता है। हाँ, अगर वहाँ ऑलरेडी होता, ध्यान दिया जाएगा, ऑलरेडी रहेगा तो भर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी ग्रोन, ऑलरेडी इम्प्रूव्ड। लेकिन कॉन्स्टेंटली है तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? जो चीज़ चल रहा है, जो चीज़ चल रहा है, तो बाबा जी चल रहा है, तो भर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप ना, भर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंटली की जगह या तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा दीजिए, या अगर कॉन्स्टेंटली रखिएगा तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड को इम्प्रूविंग कर दीजिए। दोनों तरीका से आपका सही हो जाएगा, या तो कॉन्स्टेंटली को ऑलरेडी कर दीजिए या फिर इम्प्रूव्ड को इम्प्रूविंग कर दीजिए, दोनों तरीका से सही हो जाएगा। तो ओनली बी के साथ कोई हो रहा है, बी और डी है। अब देखिए, सीधा सी नहीं पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। अटेम्प्ट हाउसोएवर डिफिकल्ट, इट के साथ इज सही है, टू कैरी इट, ऑफ के बाद कंसिडरिंग सही है, तो डी में कोई गलती नहीं है, तो आंसर लगा देंगे ओनली बी, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ, समझ में आप लोग को आ रहा होगा, ये सब तो आ ही जाता है ना, आसान सा चीज है। द अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी इन ईच स्टेट हु हेड्स, एकदम सही है।
द मॉनिटरिंग कमिटी अंडर द रूल्स शुड बी। अच्छा ध्यान से देखते हैं, हु किसके लिए आया है, हु आया है स्टेट, ये आपका सेक्रेटरी के लिए सिंगुलर है तो हेड से बिल्कुल सही है। द मॉनिटरिंग कमिटी अंडर द रूल्स शुड बी एकदम सही है। मैंडेटेड टू प्रोड्यूस अ मंथली रिपोर्ट ऑन हाउ मच प्लास्टिक एकदम सही है। वेस्ट इज सही है। कलेक्टेड इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्व्ड एकदम सही है। एंड द डिस्पोजल मेथड्स, ले तो कोई गलती नहीं है जी, ले नो एरर का ऑप्शन भी नहीं है। ये क्या हुआ, दुख है बउआ जी, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है और नो एरर का ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। आई विल सी इट लेटर, मैं इसका कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं इसका देखता हूँ सॉल्यूशन कि क्या दिया हुआ है। एक्चुअली मैंने अभी सॉल्यूशन देखा नहीं है, आई हैव जस्ट सॉल्व्ड इट, तो कॉन्फिडेंस था कि एरर तो बना ही देंगे वीडियो पे, तो गड़बड़ा गया। तो इसको देख के मैं आपको बतलाऊंगा, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। चलिए, द फोकस ऑन जॉब्स इज ऑब्वियसली वाइटल, हाउएवर हायर इकोनॉमिक सही है। ग्रोथ अलोन विल नॉट सॉल्व द जॉब प्रॉब्लम्स, जॉब्स कैन बी क्रिएटेड व्हेन ग्रोथ कम, बउआ जी बन गया। ग्रोथ कम करेगा, ग्रोथ कम होना चाहिए। अब सी आ गया, सी का किससे रिलेशन है, सी का बी से रिलेशन है। बी को दोबारा पढ़ते हैं, ग्रोथ अलोन विल नॉट सॉल्व द जॉब प्रॉब्लम, जॉब्स कैन बी, तो आंसर सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सी लगा दीजिए, तो बी में कोई एरर तो है नहीं, तो ग्रोथ कम होना चाहिए था, बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, रिप्लेस द फ्रेजेस हाईलाइटेड इन बोल्ड विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। इस क्वेश्चन में रुकिएगा बाबा जी, इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, आई जस्ट रिमेंबर्ड। यहाँ पे आंसर हमने ले लिया था ओनली बी, नहीं बी का पेयरिंग बी और डी भी है ना, तो डी को पढ़ना होगा। डी में दिक्कत है, हाउसोएवर डिफिकल्ट इट इज कैसे होगा, इट इज डिफिकल्ट होना चाहिए ना, इट इज डिफिकल्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर बी और डी कर लीजिएगा। सॉरी फॉर दैट, इसका आंसर कर लीजिएगा बी और डी। ये कौन सा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, कॉमन एडर का ये क्वेश्चन, जिसमें ईवीएम लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। सॉरी जस्ट रिमेंबर, मुझे लगा कि मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है, सुधार लीजिएगा, बाकी सारे एकदम सही है। हम वीडियो पे लाइव जैसा क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड। रिप्लेस द फ्रेजेस हाईलाइटेड इन बोल्ड विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। लास्ट सेक्शन है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, टाइम कितना हो गया, माय गॉड 17 मिनट का ये वीडियो भी हो गया, थोड़ा सा फास्ट करूंगा बाबू जी, देखिएगा। साइनो ढूंढना है, बात खत्म है, सीधे तौर पे साइनो ढूंढना है। तो कमिटमेंट का साइनो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कमिटमेंट का बउआ जी यहाँ पे साइनो हो जाएगा डेडिकेशन, ठीक है। बेडलेम का भी अर्थ होता है परेशानी, अनअरेंज, डिस एरे का भी अर्थ होता है अनअरेंज, मजल का भी अर्थ होता है कॉम्प्लेक्सिटी, एनार्की भी होता है अराजकता। ये सभी आपस में साइनो है, 1 2 3 और 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैरिंग, बैरिंग अर्थ बना है बार से, बार यानी रॉड, चीजों को अलग कर देना, हटा देना, इससे वर्ड बना है बैरिंग। तो बैरिंग का जो साइन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग, क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग। वैसे भी आईएनजी की जगह आईएनजी ही लगेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सक्लूडिंग। इसका आंसर 1 हो जाएगा। एंट्रोपी का साइन होता है एनर्जी, याद रखा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, एनर्जी भाई। जब एनर्जी बहुत बिखरा हुआ होता है तो उसको एनर्जी कहा जाता है। तो बिखरा हुआ जो एनर्जी होता है उसको एनर्जी कहा जाता है। मिसरूल का भी अर्थ वही होता है, बिखरा हुआ, अनअरेंज्ड। डिस्कॉर्ड का भी अर्थ होता है अलगाव, और होली मेस का भी अर्थ वही होता है, मेस यानी क्या होता है, झंझट। वर्ड याद हो गया होगा। चलिए, रेलिएंट, रेलिएंट वर्ड बहुत बना है रिलायंस से, ध्यान से देखा जाएगा, रेलिएंट वर्ड बना है रिलायंस से, ठीक है। रिलाई यानी होता है भरोसा, तो भरोसा के लिए, ठीक है, इज नॉट रेलिएंट, तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा वर्ड चाहिएगा, सब्सेप्टेबल। सब्सेप्टेबल का अर्थ क्या होता है, एक्सेप्टेबल, जिस पे भरोसा कर सकते हैं। टार्डीनेस, टार्डी से बना है, तो थका हुआ, स्लगिश, लेजी हो जाएगा। स्नल का अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ए टैक्सिया का भी अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स। और मेलस्ट्रॉम, इसमें तो स्टॉर्म है, तो स्टॉर्म का अर्थ क्या होता है, वायलेंट, वायलेंट यानी हिंसक, तेज, वो सब हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। क्लियर है। चलिए, इम्पीड्स, इम्पीड का अर्थ होता है बुआ जी बाधित करना, इम्पीड का अर्थ होता है बुआ जी बाधित करना, याद कर लीजिएगा। तो दैट्स इम्पीड सॉल्यूशन, तो बाधित करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनो,
साइनो हो जाएगा बाबा जी आपका थ्वार्ट। थ्वार्ट का भी अर्थ होता है बाधित करना। कमोशन का अर्थ मोशन से बना है, तो इसका अर्थ होता है गति या फिर तेज चलना या फिर आगे बढ़ना, वायलेंट होना। क्लटर का भी वही अर्थ होता है, एनार्की भी वही होता है। और ये वर्ड आपके पास है, ठीक है, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, अच्छा पैंडेमिक क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो बहुत तेजी से बढ़ जाना, परेशान कर देना, वायलेंट हो जाना, सब सेम वर्ड है, सब साइनो है, सिर्फ आंसर अलग ही हो जाएगा थ्वार्ट। थ्वार्ट का अर्थ होता है इम्पोज। थोड़ा सा बाकी वर्ड्स को आप देख भी लीजिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। डॉर्मेंट, अच्छा बैंक में आपका अकाउंट जो होता है वो जी डॉर्मेंट हो जाता है। बैंक में आपका अकाउंट डॉर्मेंट होता है। डॉर्मेंट का अर्थ क्या हो जाता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, सुस्त अवस्था में चला जाता है। तो सुस्त का साइनो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुस्त का साइनो बाबा जब क्या हो जाएगा, स्लगिश। स्लगिश यानी क्या होता है, आलसी या सुस्त। मोनार्की तो जानते हैं, मोनार्क से बना है राजतंत्र। निहिलिज्म का अर्थ होता है रिड्यूस टू नल, याद कर लीजिएगा, रिड्यूस टू नल निहिलिज्म का अर्थ होता है, ठीक है। सैम्बल का भी अर्थ वही होता है, ठीक है, रिजेंबल का, इसको कम करना है, शांत करना। एक बार इस वर्ड को देख लीजिएगा। अपरोड होता है, रोड यानी क्या होता है, दहाड़ना, तो अपरोड एग्रेसिव करना, आगे करना, बढ़ाना, सेम वर्ड हो जाएगा। क्लियर है, वाह कंप्लीट, थैंक गॉड ये कंप्लीट हुआ सेक्शन। लास्ट सेक्शन में मैं थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ी में था, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भी नहीं, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट और फिलर और एरर, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। वर्ड्स पे तो थोड़ा सा खुद भी फोकस कर लीजिए। समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया होगा तो भी बताइएगा, विल ट्राई टू इम्प्रूव। और जैसा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो। जब तक आप ये सेट का वीडियो देख रहे होंगे उसके तुरंत बाद या तब तक एक अगला सेट आपके पास चला जाएगा जल्दी ही, वो भी इसी स्तर का होगा, इसी लेवल का होगा। मैंने सोचा कि 20-20 क्वेश्चन क्यों दूँ, 30-30 क्वेश्चन कर देता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। टाइम देख के बनाइए, लिमिटेड टाइम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड डे।